नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। ये है आपकी एथिक्स केस स्टडीज की वीडियो सीरीज कक्षा नंबर 12। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आप किन किन फिलॉसफीज का किन किन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने कोर्स ऑफ एक्शन का औचित्य बता सकें। हाउ टू जस्टिफाई योर पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन एज वेल एज दोज फिलॉसफी जिनका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन अ गिवन केस स्टडी, अगर वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है, अगर वो गरीब लोगों के ऊपर है, अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर है एंड सो ऑन। सो अलग अलग टाइप की केस स्टडीज में आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए थे। ये क्लास जो है आज की क्लास, इस क्लास में हम लोग कुछ टिपिकल सिचुएशंस देखेंगे जो कई बार रिपीट होते आए हैं यूपीएससी में और बहुत कॉमन टाइप सिचुएशन है। तो इन सिचुएशंस में आपके सामने क्या रास्ते खुले होते हैं, उन रास्तों को डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि इस क्लास में जो आपको पढ़ाऊंगा ये एक बहुत टिपिकल सिचुएशन के लिए है। ऐसा बिल्कुल ही मत करिएगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज इसको याद करके चले गए और एग्जाम में लिख दिया, बिल्कुल भी नहीं। जो मैं आज पढ़ाऊंगा ये सिर्फ एक टिपिकल सिचुएशन के लिए है। एग्जाम में जो आपको सवाल में केस स्टडी दिया होगा, पहले उस केस स्टडी को समझिएगा, फिर उसके बाद अपना माइंड अप्लाई करिएगा। और जो आपको पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा आज, इन पॉइंट्स अगर कुछ लड़ जाए उसमें तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। आइए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी जिला के डीएम हैं और वहां पे आपके रहते हुए, जानकारी होते हुए भी कोई हादसा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी जिला के डीएम हैं, तो वहां पे आपने एक नियम बना रखे हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट में कितने गैस सिलेंडर एक साथ रखे जा सकते हैं और कितनी दूरी पर रखना है। इसके बावजूद एक दिन किसी रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर में आग लग जाती है और पूरा रेस्टोरेंट जल के खाक हो जाता है, कुछ लोग मारे जाते हैं। तो यू आर अ ब्यूरोक्रेट अंडर हुज वॉच अ डिजास्टर हैज हैपेंड। आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी जवाबदारी थी इसमें कि आप नियम बनाए। आपने नियम बना दिया लेकिन वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ और आपके रहते हुए वहां पे एक हादसा हो गया। तो आपके रहते हुए हादसा हुआ है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना। उसी तरह से मान लीजिए कि जैसे आप मिड डे मील स्कीम चला रहे हैं अपने जिले में, आप जिलाधिकारी हैं, आप मिड डे मील स्कीम चला रहे हैं, लेकिन एक दिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है कि मिड डे मील स्कीम में जहर पाया जाता है और कुछ बच्चे इसे खा करके बीमार पड़ गए हैं और अस्पताल में चले गए। अब आप अकाउंटेबल तो है इस चीज के लिए, आपके वॉच में, आपकी निगरानी में हादसा हुआ है, तो यू आर द वन हु इज अकाउंटेबल ऑल्सो। तो इस तरह के स्टडीज में आपके सामने टिपिकली क्या क्या रास्ते होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला है रिजाइन टेकिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीक ट्रांसफर। देखिए, नैतिक जिम्मेदारी लेकर के रिजाइन कर देना ये एक स्टेप हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरे रहते हुए ये काम हुआ, मेरे रहते हुए ये हादसा हुआ, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मुझे ये काम दिया गया था कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, तो मैं इस ग्राउंड पे इस्तीफा दे देता हूँ। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। जैसे आप लोगों को याद होगा, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले रेलवे मिनिस्टर थे। ही वॉज अ रेलवे मिनिस्टर एज वेल। एक बार इनके रेलवे मिनिस्टर रहते हुए कहीं रेलवे एक्सीडेंट हो गया, इन्हें बहुत चोट पहुंची। इस बात से इन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और रिजाइन कर दिया। इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली और रिजाइन कर दिया। ही सेल्फ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। उन्होंने कहा कि मैं शायद इस पोस्ट के लायक नहीं हूँ, मेरे रहते हुए ये हादसा हुआ, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और रिजाइन करता हूँ। दिस ऑल्सो शोज अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप। ठीक। सीक ट्रांसफर, आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं नैतिक जिम्मेदारी लेकर के, या आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक। जैसे अभी कुछ टाइम पहले श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा वाज रेलवे मिनिस्टर, बट रेलवे के एक्सीडेंट्स ज्यादा बढ़ने लगे थे, तो इनको कोई और मंत्रालय दे दिया गया और इनकी जगह लाया गया श्री पीयूष गोयल को। और श्री पीयूष गोयल जी के आने के बाद रेलवे में एक्सीडेंट्स होने काफी कम हो गए, ऑलमोस्ट निल हो गए।
ओके, सो यू कैन ऑल्सो सीक ट्रांसफर। बट ये जो स्टेप है रिजाइन, टेकिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीक ट्रांसफर, क्या ये स्टेप एक अच्छा स्टेप है? इसका आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप इसके मेरिट में जाएं तो आप कह सकते हैं कि इसका मेरिट है दैट यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर इन्फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी अपॉन योरसेल्फ, ठीक है, you are accepting that you were not competent enough for this job, so you have prevented future accidents from happening by resigning yourself or by seeking transfer. ये हो जाएंगे आपके मेरिट्स। बट डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है कि दिस इज एन escapist रूट, आप भगोड़े हैं, आप भाग रहे हैं समस्या से। दूसरा, इट सेट्स अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। अगर हर कोई अपनी कमियों की वजह से रिजाइन करने लगे तो काम कैसे होगा फिर? हु विल वर्क? और आपके रिजाइन करके जाने की वजह से ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में एक्सीडेंट नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है कि जो अगला पर्सन आएगा उसके वॉच में एक्सीडेंट नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट गुड टू बी एस्केपिस्ट। इसीलिए आप भगोड़े नहीं हो, इसीलिए आप भगोड़े ना बने। इट इज नॉट गुड टू बी एन एस्केपिस्ट। ठीक, तो ये पहले पॉइंट के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हो गए। सेकेंड पॉइंट, प्रिपेयर रिपोर्ट योरसेल्फ एंड सबमिट फॉर फर्दर डायरेक्शंस। ठीक है, अच्छी बात है भाई। आप अगर जिला के डीएम हैं और वहाँ पे मिड डे मील स्कीम में जहर पाया गया है तो आप रिजाइन करें या ट्रांसफर ले, वो तो एक बात अपनी जगह है, लेकिन आपकी निगरानी के अंदर कोई हादसा हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रिपोर्ट बना के सबमिट करें। यू शुड ऑर्डर फॉर एन इंक्वायरी इमीडिएटली। You should order for an inquiry immediately and supervise it. इसकी रिपोर्ट बनाइए आप और इमीडिएटली अपने राज्य सरकार तक इसकी रिपोर्ट को पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी मोरल जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिलाधिकारी हैं, वहां जो घटना घटी है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के तुरंत सबमिट कीजिए राज्य सरकार को, ताकि राज्य सरकार फर्दर एक्शन ले सके। ठीक, ये स्टेप एक अच्छा स्टेप इसलिए है बिकॉज व्हेन यू ऑर्डर एन इंक्वायरी इट शोज सीरियसनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट शोज सीरियसनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट विल हेल्प काम पीपल डाउन। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा होगा जिनके बच्चे मारे गए जहरीला खाना खा के, तो उनके गुस्से को थोड़ी शांति मिलेगी कि हमने रिपोर्ट बनाने के लिए कह दिया है, इंक्वायरी बैठ रही है। ठीक, एंड इट इज बेसिकली एक और मेरिट इसमें है, इट इज फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीडियर। सरकार में कोई भी अगर हादसा होता है तो इमीडिएटली इंक्वायरी बैठती है, यही प्रोसीडियर होता है सरकार। ये इसके मेरिट्स है, राइट। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ दिस एक्शन। डिमेरिट्स क्या होंगे इसमें इफ यू ऑर्डर फॉर इंक्वायरी? डिमेरिट इसमें एज सच कुछ भी नहीं है, डिमेरिट इसमें एज सच कुछ भी नहीं है बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीडियर। ये बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइन होते हैं कि आपके अंदर अगर कोई भी हादसा हुआ है तो इमीडिएटली उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, इसमें डिमेरिट एक ये हो सकता है कि इंक्वायरी विल डाइवर्ट resources which could have been used for relief work। देखिए, अगर आपके अंदर कोई हादसा हुआ है तो हादसा हो जाने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है प्रशासन का? तुरंत राहत कार्य शुरू करना, इमीडिएटली, बिल्कुल उसमें डिले नहीं करना है। जो गोल्डन आवर होता है वो डिजास्टर होने के अगले 1 घंटे तक ही होता है, उसमें आप जितनी जानें बचा सकते हैं बचा लीजिए। अगर कोई प्राकृतिक विपदा आती है तो इमीडिएटली रिलीफ वर्क आपको शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप इंक्वायरी के लिए कुछ लोगों को लगा देंगे तो उन लोगों का इस्तेमाल रिलीफ वर्क के लिए आप कर नहीं पाएंगे, तो थोड़े रिसोर्सेज आपके डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, दूसरा इसमें एक और डिमेरिट हो सकता है कि अगर इंक्वायरी को आप सुपरवाइज कर रहे हैं, इट कैन क्रिएट एन इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इट कैन क्रिएट एन इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे? ऐसे
कि मान लीजिए कि आपकी अपनी गलती की वजह से ही ये हादसा हुआ है, कुछ देर के लिए ऐसा मान लीजिए कि आपने गलती करी इसीलिए ये हादसा हुआ, तो क्या आप अपनी खुद की जांच करवा सकते हैं? और अगर आप खुद के ऊपर जांच बिठाएंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा? तो उस केस में, उस हालत में, उस सूरत में आप जो ये सुपरवाइज कर रहे हैं इंक्वायरी को, बेसिकली आप खुद को बचाने के लिए सुपरवाइज कर रहे हैं, ऐसा एलिगेशन लोग लगा सकते हैं। तो इट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग्स द पीपल। ओके, इट कैन क्रिएट, ठीक है। ये आपका दूसरा स्टेप है, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा क्या है? सीक गाइडेंस फ्रॉम सीनियर्स एंड पीयर्स। देखिए, सीक गाइडेंस का जो ऑप्शन लिखा जाता है एथिक्स केस स्टडी में, वो सिर्फ लिखा जाता है एक ऑप्शन की संख्या 1 बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक दूसरा जो आप गाइडेंस सीख करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपसे ज्यादा अनुभवी सीनियर्स हैं, आपसे ज्यादा अनुभवी आपके बैचमेट्स हो सकते हैं, तो आप उनसे, उनके अनुभव से सीखना चाहते हैं, इसीलिए आप उनसे गाइडेंस लेते हैं। लेकिन अगर उनका गाइडेंस कुछ ऐसा आ जाए जो कि आपके अंतरात्मा के विरुद्ध हो, तो क्या आप फॉलो करेंगे उसको? तो सीक गाइडेंस जो है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इफ यू सीक गाइडेंस, इसका एडवांटेज क्या है? इफ यू सीक गाइडेंस, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि यू मे गेट प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम मोर एक्सपीरियंस्ड पीपल, दैट इज यू कैन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, उनके अनुभव से आप सीख सकते हैं। दूसरा, इट विल अलाउ मोर टाइम टू यू टू थिंक, अलाउ मोर टाइम टू यू टू थिंक। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? What if unethical advice comes? What if unethical advice comes? Plus it is about delaying the whole process. अब एडवाइस सीख करने के नाम पे या गाइडेंस सीख करने के नाम पे पूरे प्रोसेस को डिले कर देंगे क्या? एंड टाइम इज मनी, टाइम इज द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। वक्त आप बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। तो सीक गाइडेंस के ये मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है। चौथा है ऑर्डर एंड इंक्वायरी टू अ सर्टेन फॉल्ट्स। ओके, मैंने सेकंड और फोर्थ पॉइंट को मिक्स कर दिया था, कोई बात नहीं। हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट को यहाँ डिस्कस कर लिया कि ऑर्डर फॉर एन इंक्वायरी। अब आइए सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपेयर रिपोर्ट योरसेल्फ एंड सबमिट फॉर फर्दर डायरेक्शंस। सेकंड पॉइंट हो जाएगा, प्रिपेयर रिपोर्ट yourself and submit। ये भी एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप होता है कि जैसे कोई हादसा हुआ है, आप खुद ही एक रिपोर्ट बना करके, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होता है सरकार में, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होता है सरकार में, जैसे ही हादसा होता है आप तुरंत एक आंशिक जांच रिपोर्ट बना करके सबमिट कर दीजिए सरकार को कि मेरे हिसाब से ये हादसा इन वजहों से हुआ है। ठीक, इसका एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज तो ये है दैट आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया। ठीक, दूसरा एडवांटेज ये है कि इट शोज द सीरियसनेस ऑफ यू। ठीक, कि आप बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते और आपने सीधा एक्शन लिया। ठीक, आपने सीधा रिपोर्ट बना के सबमिट कर दिया। एक और एडवांटेज क्या है कि आपने डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा है, तो आप डिसीजन में इंटरफेयर कुछ नहीं कर रहे, आप बस अपना ओपिनियन रख रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपके जिले में अगर हादसा होता है और आपको सीधा मुख्यमंत्री का फोन आ जाता है, मुख्यमंत्री आपसे पूछेगा ना कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, आप कुछ जवाब देंगे उसी टाइम जिस टाइम हादसा हुआ है। तो जो चीज आप फोन पे कहते हैं उस चीज को आप लिखित में दे दीजिए सरकार को। इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, यानी प्रारंभिक या फिर आंशिक जांच रिपोर्ट। ठीक, बट इसमें डिमेरिट क्या है? आपको रिलीफ वर्क पे ध्यान देना चाहिए, तो आप इनिशियली रिपोर्ट बनाने पे ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, इसमें और क्या प्रॉब्लम्स है इस स्टेप में? आपसे रिपोर्ट बनाने को किसी ने कहा नहीं है, आप जबरदस्ती रिपोर्ट बना रहे हैं, तो अगेन देयर कैन बी एन एलिगेशन कि आप खुद को बचाने के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं।
एंड देयर कैन बी एन एलिगेशन कि आपने इनिशियल एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग कर दी है। जब तक सरकार बोले नहीं आप खुद क्यों रिपोर्ट बना रहे हैं, ऐसा एलिगेशन आपके ऊपर उठ सकता है। These are the demerits. लास्ट आइए, लास्ट में प्रोसीड विथ रिलीफ वर्क एंड वेट फॉर डायरेक्शंस। नाउ दिस इज द बेस्ट स्टेप, दिस इज द बेस्ट स्टेप that you proceed with relief work and wait for further directions। ठीक है, देखिए ये बेस्ट स्टेप क्यों है। आपके अंदर हादसा हुआ है, हादसे में लोगों को कष्ट होता है, कई लोगों की जान जाती है, तो आप रिपोर्ट बनाना और इंक्वायरी बिठाना और हर जगह जवाब देने से अच्छा है कि सबसे पहले जनता जनार्दन की सेवा के लिए राहत कार्य तुरंत आरंभ कीजिए बिना एक क्षण भी विलंब किए, क्योंकि गोल्डन आवर जो होता है उसमें ही आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। ठीक, अब इसके मेरिट क्या है? ट्रू सर्विस टू पीपल, दिस इज द ट्रू सर्विस टू पीपल। No time wasted on formalities of inquiry etc. कोई वक्त उस पे खराब नहीं हुआ। मैक्सिमम चांस ऑफ सेविंग लाइव्स इन गोल्डन आवर। और लास्टली शोज डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ये दिखाता है कि प्रशासन तत्पर है लोगों की सेवा करने के लिए। ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके मेरिट्स हैं। दीज आर दी मेरिट्स ऑफ दिस स्टेप कि आपने तुरंत राहत कार्य आरंभ कर दिया। बल्कि हो सके तो आप खुद जाइए और खुद राहत कार्य में पार्टिसिपेट कीजिए। जरूरत पड़े तो अपने शर्ट की बाहों को मोड़ के और पैंट को थोड़ा ऊपर करके खुद जाइए, खुद काम करिए। इससे लोगों का मनोबल बना रहेगा, इससे आपके टीम का मनोबल बना रहेगा, इससे लोगों से आपका इंटरेक्शन लेवल अच्छा होगा, लोगों को और ज्यादा भरोसा होगा, वो आपसे और खुल के बातें करेंगे। बल्कि आपको देख के हो सकता है कई सारे बच्चे और युवा लोग भी राहत कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि एक जिले का जो डीएम होता है या एसपी होता है वो ऑब्वियसली अपने जिले का रोल मॉडल, या अगर लेडी है तो और भी अच्छी रोल मॉडल बन सकती है, क्योंकि लेडी का रोल मॉडल इम्पैक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जेंट्स। ठीक, अच्छा इस स्टेप में कोई डिमेरिट है क्या? आर देयर एनी डिमेरिट्स हियर? नो, देयर आर नो डिमेरिट्स हियर। इसमें कोई डिमेरिट नहीं है, क्योंकि आपसे जो एक्सपेक्टेड है आपने वो काम तुरंत करना शुरू कर दिया। बाकी सब चीजों के लिए आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्शंस आएंगे ऊपर से आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। डायरेक्शन जो भी है, हो सकता है आपको ही सस्पेंड कर दे सरकार कि आपके रहते हुए हो कैसे गया, आप सस्पेंड हो गए तो हो गए। हो सकता है सरकार बोले कि इंक्वायरी कमेटी बिठाओ, आप इंक्वायरी कमेटी बिठाइए। वो सब चीजें सेकंड, बाद में। फर्स्ट इज रिलीफ वर्क, सबसे पहले आपको रिलीफ वर्क करना। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल डील अ केस स्टडी इन जनरल विच इज अबाउट अ डिजास्टर। अगर आपके रहते हुए आपके जिले में कोई विपदा आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप इस तरह से उसको डील कर सकते हो ब्रॉडली। अब किसी गिवन केस स्टडी में हो सकता है एक दो ऑप्शन और आप ऐड कर सके, वो अलग बात है। ठीक है, और ये जो आपको 5 स्टेप लिखा है इसमें भी सेकंड और फोर्थ पॉइंट ब्रॉडली सेम ही है, तो आप चाहे तो इन दोनों को क्लब भी कर सकते हैं। उस सूरत में आपके सामने 5 नहीं 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट आइए। व्हेन पॉलिटिकल या एक्सटर्नल प्रेशर इज बीइंग ब्रॉट अपॉन यू, मान लीजिए कि आप सरकार में या किसी कंपनी में एक ऊंचे ओहदे पे कार्यरत हैं। ठीक, आप कोई काम करना चाहते हैं नियमानुसार,
लेकिन आपका मंत्री या कोई बाहरी ताकत आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि काम ऐसे नहीं ऐसे करो। जैसे कि हम लोगों ने पहले क्लास में एग्जांपल देखा था, इफ you are a senior IAS officer posted in roadways ministry and you want to do tender as per the rules, but your minister is saying don't go for tender is time consuming, just award this contract to Mr. X. Mr. X मेरे जान पहचान के हैं और एक बहुत अच्छे बिल्डर भी हैं, उनको आप कॉन्ट्रैक्ट दे दो। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है दैट आप नियमों के अनुसार काम करना चाहते हैं, लेकिन आपका मंत्री बाहर से प्रेशर डाल रहा है आपके ऊपर कि काम को तुम ऐसे नहीं ऐसे करो और कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर एक्स को दे दो। तो यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग गुड बट एक्सटर्नल प्रेशर इज बीइंग ब्रॉट अपॉन यू। उस केस में आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है? एक है आपके सामने कि डू एज सेड या डू एज टोल्ड। टोल्ड वर्ड ज्यादा अच्छा है यहाँ पे लिखना। अब इसके मेरिट क्या है और इसके डिमेरिट क्या है? मेरिट ये है कि आपके ऊपर के बॉस ने अगर आपसे कहा है तो आप ऐसा कर दीजिए, आपका बॉस आपसे ज्यादा वाइज है। सो यू आर फॉलोइंग अ वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यू आर फॉलोइंग अ वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कमांड एंड कंट्रोल हायरार्की, कमांड एंड कंट्रोल हायरार्की को आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके बॉस ने, अगर आपके मंत्री ने आपसे कहा है तो आप ऐसा कर दीजिए, ठीक। या मान लीजिए कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और बाहर से किसी आदमी ने अगर ऐसा कहा है तो भी आप लिख सकते हैं ऑप्शन डू एज टोल्ड। उसमें मेरिट ये है कि जिसने जो कहा है उसने कुछ सोच समझ के कहा होगा, कुछ ग्राउंड्स लेकर कहा होगा, तो उन ग्राउंड्स को आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे मेरिट से, ठीक। दूसरा मेरिट क्या है? आपके अपने कैरियर एस्पिरेशंस, उनके हितों की रक्षा हो जाएगी। मंत्री अगर आपसे खुश हो गया तो आपके कैरियर को और आगे तक खींच के ले जाएगा, ठीक। डिमेरिट क्या है? आपका अपना गिल्टी कॉन्शियंस होगा। आप जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको बहुत खराब लगेगा, ठीक। पब्लिक का ट्रस्ट टूट जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर अगर डालोगे तो अफसरशाह लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हो इनसे, ठीक। डिमेरिट क्या है? फर्दर और प्रेशर आएंगे आपके ऊपर। मंत्री ऐसा थोड़ी एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद रुक जाएगा, वो तो और 10 कॉन्ट्रैक्ट आपसे निकलवा देगा। और क्या डिमेरिट है इसमें? बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बिडर्स हैं, उनका भी भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। Competitors will also lack trust on you as well as on government. तो बिजनेस फ्रेंडली एटमोस्फेयर खराब हो जाएगा देश में। जी ऐसा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप गड़बड़ करेंगे तो बिजनेस फ्रेंडली एटमोस्फेयर खराब हो सकता है पूरे देश का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट इज सीक रिटन ऑर्डर्स एंड अटैच डिसेंट नोट। सीक रिटन ऑर्डर्स, इसमें मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि जैसे ही आप रिटर्न ऑर्डर्स के लिए बोलेंगे, मंत्री हो या कोई भी हो, वो एक बार दोबारा जरूर सोचेगा कि मैं इससे करवाऊं या ना करवाऊं ये काम, क्योंकि लिखित में देना कि गलत काम करो इट इज हाईली इम्पॉसिबल। सो मेरिट क्या है? चांसेस ऑफ रॉन्ग डूइंग आर मिनिमाइज्ड, ठीक। और इसमें मेरिट क्या है? रिटन रिकॉर्ड्स विल प्रूव कल्पेबिलिटी ऑफ मिनिस्टर इन फ्यूचर। आगे चल के फ्यूचर में आप बोल सकते हैं ना कि ये देखो मंत्री ने लिख के दिया था ये काम ऐसे करना, तो मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, मंत्री जिम्मेदार है, ठीक। ये इसमें मेरिट है। और एक और मेरिट क्या है? अगर उसने लिखित में दे दिया कि ऐसा करो, तो आप भी लिखित में दे सकते हो कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि नियम के अगेंस्ट है। यू कैन अटैच अ डिसेंट नोट ऑल्सो, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी फिर। बट इसमें डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है that your dissent note can be overruled by minister on file, बट ऐसा करके वो अपने ऊपर रिस्क लेगा। चांसेस कम है बट एक ये डिमेरिट है। दूसरा ये है कि जब आप रिटर्न ऑर्डर सीक करेंगे, इसकी वजह से डिले हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस,
क्योंकि आप वेट करेंगे कि रिटर्न ऑर्डर्स आए मंत्री से, उसके बाद मैं देखूं क्या करना है। तो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनका टाइम वेस्ट होगा। ठीक, तो दीज आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सीकिंग रिटर्न ऑर्डर। तीसरा, इन्वॉल्व मीडिया। अब देखिए, इन्वॉल्व मीडिया इज वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज नॉट एज सच अ गुड ऑप्शन। बट इसमें मेरिट क्या है? न्यूज बाहर निकलेगी तो लोगों को पता चलेगा, तो फिर एक सोशल प्रेशर बनेगा मंत्री के ऊपर कि ऐसा काम मत करवाओ इससे। ठीक, मीडिया फिर उसके बाद ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स की स्क्रूटनी करेगी, तो पहले अगर कुछ गलत हुआ होगा तो वो भी उजागर हो सकता है। पहले कुछ अगर गलत हुआ होगा तो वो भी उजागर हो सकता है। ठीक, बट इसमें डिमेरिट क्या है कि मीडिया मे फॉलो इट्स ओन एजेंडा, मीडिया मे नॉट बी इम्पार्शियल, मीडिया मे नॉट बी ऑब्जेक्टिव, एंड मीडिया may sensationalize things. Media can even do character assassination of you as well as मंत्री। दोनों के ही कैरेक्टर पे खराब इल्जाम लगा सकती है मीडिया। ठीक, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इट इज अगेंस्ट योर कोड ऑफ कंडक्ट। यू कैन नॉट रिवील इंफॉर्मेशन टू मीडिया, इट इज अगेंस्ट योर कोड ऑफ कंडक्ट। तो आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी। तो आप करने जा रहे थे अच्छा काम, लेकिन आपने अपने ऊपर ही इंक्वायरी बिठवा ली। इंक्वायरी बैठनी चाहिए थी मंत्री के ऊपर, लेकिन इंक्वायरी बैठ गई आपके ऊपर। ठीक, सो इन्वॉल्विंग मीडिया इज नॉट ए गुड ऑप्शन। नेक्स्ट इज आरटीआई विजिलेंस ब्लो विसल, गुड ऑप्शन। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है आपके डिपार्टमेंट में, तो यू कैन यूज आरटीआई टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। आप विजिलेंस सेक्शन को कंप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दैट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय आरटीआई। और लास्टली यू कैन सिंपली ब्लो द विसल। इसमें मेरिट्स क्या है? यू आर फुल्ली लीगली सिक्योर इन योर अप्रोच। ये सारे काम आप बिल्कुल लीगली कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा। दूसरा, दिस विल हेल्प यू इन कलेक्टिंग एविडेंसेस ऑफ रॉन्ग डूइंग। आरटीआई में जो जवाब आएगा आप उसके बेसिस पे केस बना सकते हैं। विजिलेंस केस की जो रिपोर्ट आएगी उस बेसिस पे आप अपना केस बना के सुप्रीम कोर्ट तक जाकर फाइट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 2G स्कैम के टाइम पे सुब्रमण्यम स्वामी ने आरटीआई के थ्रू कुछ डेटा मांगा था, दैट वाज हेल्पफुल इन बिल्डिंग अप द केस। ठीक है, इफ यू ब्लो द विसल, इसमें मेरिट क्या है? इट विल सेट अ वेरी गुड प्रेसिडेंट। बाकी लोग भी आपको फॉलो करना चाहेंगे कि अगर हमारे मंत्रालय में या हमारे ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो तो वी कैन ब्लो द विसल बेस्ड अपॉन डेटा ऑब्टेन्ड बाय आरटीआई। ठीक, बट इसमें डिमेरिट क्या है? पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर डिले हो जाएगा। इफ यू ब्लो द विसल तो पब्लिक के ट्रस्ट को हार्म भी होगा कि सरकार में करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इट विल ऑल्सो डैमेज योर कैरियर, योर पर्सनल वेलबींग, उस पर भी खतरा हो सकता है। दीज आर सम ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ दिस स्टेप। नेक्स्ट, कंसल्ट फ्रेंड्स, फैमिली, पीयर्स एटसेट्रा। स्टैंडर्ड ऑप्शन है, कंसल्ट कर लीजिए लोगों से। इसमें मेरिट क्या है कि आपको अच्छा एडवाइस मिल सकता है, दूसरों के अनुभव से आप सीख सकते हैं। बट इसमें डिमेरिट क्या है? व्हाट इफ द एडवाइस इज अनएथिकल। मान लीजिए आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने ये कह दिया कि मंत्री से पंगा क्यों लेना है, जैसा कह रहा है वैसा कर दो, फैमिली के ऊपर ज्यादा टाइम दिया करो, फैमिली के बारे में ज्यादा सोचा करो। आप ऐसा कर देंगे क्या फिर? ठीक, दूसरा, कंसल्ट वगैरह करने से सिर्फ डिले होगा और कुछ होगा नहीं। ठीक, अगला क्या है? इन्वॉल्व अदर मिनिस्ट्रीज और लार्जर कमिटीज। दिस इज अगेन अ गुड ऑप्शन, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं करप्शन होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो मेरिट क्या है? द मोर द पीपल इन्वॉल्व द लेसर द चांसेस ऑफ करप्शन। दूसरी मिनिस्ट्री जब इन्वॉल्व होंगी तो ओवरऑल सरकार का नफा नुकसान देख के डिसीजन होगा। सो डिसीजन विल बी फाइनेंशियली प्रूडेंट, डिसीजन विल बी बेस्ड अपॉन प्रोपराइटीज ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस। ठीक, बट इसमें डिमेरिट क्या है? अगेन डिले होगा पूरा प्रोसेस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका ज्यादा बढ़ सकता है। प्लस कमेटी की रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए सरकार एक और कमेटी बना सकती है। इट विल फर्दर डिले द प्रोसेस, इट विल कीप ऑन डिलेइंग द प्रोसेस। जैसे आप लोगों को पता होगा वेस्टर्न घाट्स जो हैं इनके इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने कमिटीज बनाई थी। एक बनी थी माधव गडगिल कमेटी, फिर बनी कस्तूरी रंगन कमेटी,
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक कमेटी के रिपोर्ट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चले गए थे। एक कमेटी ने तो कह दिया कि इन्वायरमेंट को बचाना ज्यादा जरूरी है, कोई डेवलपमेंट वर्क करने की जरूरत ही नहीं है वेस्टर्न घाट्स में। सरकार ने फिर दूसरी कमेटी बनाई जिसने थोड़ा सा डाइल्यूट किया, सॉरी टू यूज दैट वर्ड बट दिस इज द हार्ड फैक्ट, थोड़ा डाइल्यूट किया रिकमेंडेशन को कि बीच का रास्ता निकाला जा सके। तो सरकार एक कमेटी के ऊपर दूसरी कमेटी बना सकती है, एंड ऑफ द डे डिले ही होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट विल हैपन इफ यू फॉर्म कमिटीज। ठीक है, अगला क्या है, डिले द प्रोसेस। डिले करने में फायदा क्या है आपको और टाइम मिल जाएगा सोचने का। हो सकता है तब तक आपका रिटायरमेंट, ट्रांसफर कुछ हो जाए, उसका हो सकता है तब तक मंत्री अपना आइडिया ही ड्रॉप कर दे, मिस्टर एक्स उसका साथ छोड़ दे। बट इसमें डिमेरिट क्या है, डिमेरिट ये है कि पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर डिले हुआ। डिमेरिट ये है कि इसकी वजह से रेड टेपिज्म बढ़ा, बाबूशाही बढ़ी, है ना। ओके, और बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर खराब होगा क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर्स देखेंगे कि टाइम पे बिडिंग नहीं की गई। दैट इज अगेन अ डिमेरिट। लास्ट क्या है, प्रोसीड एज पर द रूल एंड इग्नोर सच डायरेक्शंस। प्रोसीड एज पर द रूल्स एंड इग्नोर सच डायरेक्शन। मेरिट क्या है, यू आर अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। मेरिट क्या है, यू आर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीडियर, यू विल नॉट बी हैविंग अ गिल्टी कॉन्शियंस, यू विल बी शोइंग द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रिटी, you will be showing the values of professionalism and competence. But demerit क्या है, it will hurt your career ambitions, it may hurt, it will not, it may hurt your career aspirations, it may hurt your own personal well-being, it is tantamount to contradiction of Weberian model of bureaucracy, you are disobeying your senior, you are disobeying your senior। ये सब इसमें प्रॉब्लम्स है। एंड में आप करेंगे क्या, मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है, आप इस पे एंड में करेंगे क्या। सबसे पहले तो आप बोल दीजिए कि रिटर्न ऑर्डर्स दीजिए मुझे, तभी ऐसा होगा। अगर तुरंत रिटर्न ऑर्डर नहीं आता है तो फिर यू सिंपली प्रोसीड एज पर द रूल। उसके बाद भी अगर मंत्री आपको फाइल को ओवररूल करता है देन यू यूज आरटीआई, विजिलेंस एंड फाइनली ब्लो द विसल। ये चीज गलत हो रहा है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे फाइनली, देखिए सबसे पहले तो आप यू विल आस्क फॉर रिटर्न ऑर्डर्स, यू विल सीक रिटर्न ऑर्डर्स फ्रॉम मिनिस्टर कि मिस्टर एक्स से कॉन्ट्रैक्ट देना है, लिखित में दो। अगर रिटर्न ऑर्डर्स नहीं आता है तुरंत देन यू विल सिंपली प्रोसीड एज पर द रूल्स। ठीक, मंत्री अगर उसके बाद भी फाइल पर अगर आपको ओवररूल कर देता है देन यू विल यूज आरटीआई, विजिलेंस एंड देन यू विल फाइनली ब्लो द व्हिसल। कि ऐसा गलत हो रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ योर कोर्स ऑफ एक्शन शुड लुक लाइक। यू शुड नॉट बी राइटिंग कि आई विल सीक रेजिग्नेशन या ट्रांसफर, दिस शोज स्केपिस्ट एटीट्यूड। ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यू शुड नॉट इन्वॉल्व मीडिया, यू शुड नॉट डू एज यू आर टोल्ड, यू शुड नॉट इन्वॉल्व अदर मिनिस्ट्रीज। इतना बड़ा इशू तो कोई है नहीं, आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं। यू शुड नॉट डिले द प्रोसेस, राइट। तो ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आइए, फंड शॉर्टेज फॉर अ ब्यूरोक्रेट। देखिए सरकार में पैसों की हमेशा कमी रहती है क्योंकि काम बहुत ज्यादा करना होता है, उतना रेवेन्यू होता नहीं है सरकार के पास। मान लीजिए कहीं रोड कंस्ट्रक्ट करना है, कहीं पे कोई इकोलॉजिकल पार्क बनाना है, कहीं पे कोई डैम बनाना है, कोई नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है या लोगों को अलाउंसेस देने हैं, इसके लिए सरकार के पास पैसों की हमेशा कमी रहती है, कभी सफिशिएंट पैसे नहीं होते। एंड फंड शॉर्टेज इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल शॉर्टेजेस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बार को आपको मैन पावर शॉर्टेज ना भी दिखे लेकिन फंड शॉर्टेज हमेशा दिखेगा। दिस ऑल यू विल रियलाइज व्हेन यू गो इनटू सिविल सर्विसेज। एनीवेज, तो मान लीजिए कि आपको एक रोड कंस्ट्रक्शन करवाना है, ठीक है, और आपके पास फंड शॉर्टेज है, तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपको रोड कंस्ट्रक्शन करवाना है और आपके पास फंड शॉर्टेज हो गया, अब आप क्या करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेंगे कि यार फंड है कितना, ये बताओ, मतलब एक्चुअल पोजीशन बताओ फंड की कितना कम है। ठीक,
और उसके बाद एक एप्लीकेशन आप भेज देंगे अपने राज्य सरकार को कि इतना फंड और चाहिए इस काम के लिए। तो इसका मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है? मेरिट क्या है कि दिस इज फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीडियर ऑफ ऑफिस, दिस विल क्लियर द एक्चुअल पिक्चर एट हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, मतलब फंड शॉर्टेज कितना है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। बट डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है कि व्हाट इफ स्टेट गवर्नमेंट आल्सो नॉट हैज दैट मच ऑफ मनी, आपका एप्लीकेशन फिजूल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर पैसा होता तो वो पहले ही दे चुके होते आपको, उनके पास नहीं है तभी आपको अभी तक नहीं दिया। बट एनीवेज डिमेरिट ये है कि दिस इज आल्सो काइंड ऑफ रेड टेपिज्म ओनली, दैट यू विल वेट फॉर रिप्लाई फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। तो इट प्रमोट्स रेड टेपिज्म आल्सो एंड इट इज आल्सो delaying the process. What if state government does not have enough money? ठीक है। ऑप्शन बी क्या है आपका? You can take help of civil society, NGOs, etc. for fund purposes. इसमें मेरिट क्या है कि एडिशनल फंड्स कैन बी मोबिलाइज्ड इमीडिएटली। इसमें और मेरिट्स क्या है कि इससे लोगों के पास एक अच्छा संदेश जाएगा, लोगों को लगेगा कि हाँ सरकार ने एनजीओ वगैरह से भी मदद मांगी है, इसका मतलब कि एनजीओ सरकार ये सब मिलके हमारा भला करना चाहते हैं। इट विल सेंड अ गुड मैसेज, इट शोज कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन कि सरकार एनजीओ वगैरह से भी कोऑपरेट करने को तैयार है अगर एक कॉमन उद्देश्य हो हम सभी लोगों का तो, ठीक है। बट व्हाट इज द डिमेरिट हियर? सिविल सोसाइटी या एनजीओ जो है उनका बैकग्राउंड चेक करके ही उनसे फंड पोजीशन मोबिलाइज कराना चाहिए। कई सारे सिविल सोसाइटी बॉडीज जो हैं वो एफसीआरए कॉम्प्लायंट नहीं होते, उनकी फंडिंग कहीं बाहर से होती है, तो इनके फंडिंग का सोर्स पहले असर्टेन कर लेना चाहिए कि ये क्लीन मनी है, तभी उसको यूज करना चाहिए। ये इसमें डिमेरिट है। दूसरा, मेनी टाइम्स देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन बिटवीन एनजीओज एंड गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए कि आपके जिले में एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। डैम कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बहुत सारे लोगों की जमीन को एक्वायर करना है, तो कई सारे एनजीओ आपको मना करेंगे जमीन मत एक्वायर करो, ट्राइबल्स की लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। तो क्या वो एनजीओ सरकार को पैसे देंगे पार्टनरशिप में डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए? कभी नहीं देंगे। ऐसा कोई फाउंडेशन आगे आएगा? कभी आगे नहीं आएगा। These are the demerits in this situation. Plus सिविल सोसाइटी और एनजीओ जो पैसा देते हैं सरकार के साथ मिलकर खर्च करते हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से आपको देखना पड़ेगा कि वो पैसे का सोर्स क्या है, कहीं वो ब्लैक मनी तो नहीं, इस सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज क्या है वो सारा एसेस करना पड़ेगा। तो ये सब एसेस करने के टाइम में आपको डिले भी होगा, ठीक। और एक और डिमेरिट ये है कि अगर सरकार सिविल सोसाइटी और एनजीओ के ऊपर फ्रीक्वेंटली डिपेंड होने लगे तो लोगों को ये लगेगा कि सरकार के खुद के पास पैसे नहीं होते, ये सिविल सोसाइटी के साथ ही मिलकर काम कर सकती है। तो जो स्टेट है, जो सरकार है, इसको रिप्लेस कर देगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इनका दबदबा बढ़ जाएगा और स्टेट कमजोर होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लेवरेज सोशल इन्फ्लुएंस एंड इनवाइट पीपल टू क्राउड सोर्स फंड्स, क्राउड सोर्सिंग ऑफ फंड्स। अब इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें एडवांटेज ये है कि लोग अपने डेवलपमेंट में खुद ही स्टेक होल्डर बन जाएंगे, ठीक। लोग अपने डेवलपमेंट में खुद ही स्टेक होल्डर भी बन जाएंगे, ठीक। इसके अलावा लोगों का ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा सरकार से। जब वो खुद के पैसे देंगे, जब वो खुद ही मेहनत भी करेंगे, तो उन लोगों का ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा सरकार से। एक इनोवेटिव आइडिया है, इसको कई जगह रेप्लिकेट भी किया जा सकता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, श्री आर्मस्ट्रांग पामे इन मणिपुर आईएएस ऑफिसर। बट डिमेरिट क्या है इसमें? सेंड्स आउट अ बैड मैसेज या रॉन्ग मैसेज कि सरकार के पास फंड्स नहीं है, सरकार जनता के ऊपर ही डिपेंडेंट, ठीक। इट सेंड्स आउट अ बैड मैसेज, सरकार के पास फंड्स नहीं है, सरकार जनता से ही पैसे लेके जनता काम करती है, तो फिर जनता टैक्स क्यों भरे?
ये चीज जनता को समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, बट ये डिमेरिट इस ऑप्शन में है। नेक्स्ट, पीपीपी विद डिविडेंड्स फॉर प्राइवेट सेक्टर, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मान लीजिए कि आपको कहीं पे रोड बनाना है और रोड बनाने के लिए आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है सरकार के पास, तो सरकार क्या करती है? सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए जाती है ना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जब सरकार जाती है तो सरकार क्या करती है? आपने सुना होगा बीओटी मॉडल होता है, ईपीसी मॉडल होता है। इसमें क्या करती है सरकार? सरकार मोस्टली लैंड वगैरह एक्वायर करके प्राइवेट सेक्टर को दे देती है और कहती है कि आप अपना टेक्नोलॉजी लेकर आइए, आप अपने पूंजी को लगाइए, आप रोड डेवलप कीजिए और उसके बाद रोड बना करके उस पर टोल टैक्स कलेक्ट कर लेने के बाद हमें वापस रोड हैंड ओवर कर दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका पीपीपी मॉडल। इसमें मेरिट्स क्या है? मेरिट ये है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के बेस्ट प्रैक्टिसेस का कॉम्बिनेशन हो जाता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर अपने अपने डोमेन में ही काम कर रहे होते हैं। जैसे गवर्नमेंट का डोमेन है लैंड एक्विजिशन करना, प्राइवेट सेक्टर का डोमेन है इफिशिएंट ऑपरेशन करना, टेक्नोलॉजी का यूज करके बेटर रिजल्ट्स देना। तो देयर इज अ बेटर रिस्क मैनेजमेंट, और पीपीपी मॉडल इज सक्सेसफुल इन मेनी डोमेन्स। जैसे कि रोड्स एटसेट्रा मॉडल में आ गया। ठीक, इसमें और क्या एडवांटेजेस हैं? इससे देश में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो कैपिटल का रिसाइकल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बट डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स इसमें ये है कि पीपीपी मॉडल कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल डोमेन्स। रोड्स के लिए ये मॉडल अच्छे से काम किया पीपीपी मॉडल, बट व्हाट अबाउट वाटर सप्लाई? एक स्टडी हुई थी इंडिया में कुछ टाइम पहले अबाउट पीपीपी। उस स्टडी ने फाइंड किया कि पीपीपी मॉडल जो है इट वर्क्स गुड फॉर सर्टेन सेक्टर्स लाइक रोड, बट इट डज नॉट वर्क वेल फॉर सर्टेन सेक्टर्स लाइक वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट एटसेट्रा। इन सेक्टर्स में काम नहीं कर पाया पीपीपी। ठीक है, एक स्टडी ने बताया। प्लस पीपीपी में कोर्ट केसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पीपीपी में करप्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आप किस प्राइवेट पार्टी को दे रहे हैं टेंडर और कैसे दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मंत्री कहे कि मिस्टर एक्स को टेंडर दे दो, तो आप दे देंगे क्या? ठीक है, तो पीपीपी मॉडल में करप्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, कोर्ट केसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक, ओके, एंड अगेन जनता को मैसेज जाता है कि सरकार के पास इनफ पैसे नहीं हमारा ध्यान रखने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू मिनिमाइज कॉस्ट्स। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू मिनिमाइज कॉस्ट्स, जैसे मान लीजिए कि आप जिलाधिकारी हैं और आपके जिले में आपको स्कूल्स बनवाने हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। ठीक, लेकिन आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है, तो आप एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ले सकते हैं। कैसे? आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो टीचर बैठा है उसको आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ जो कि गांव में बैठे हुए हैं। इसकी वजह से क्या होगा? एक नया मॉडल बनेगा जिसमें कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं बच्चे, और उनके लिए स्कूल एज सच बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका टीचर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे बैठे ही उनको पढ़ाते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से आपके कॉस्ट्स कम हो गए। इसका मेरिट क्या है? इट इज एन इनोवेटिव मेथड। और क्या मेरिट है? कॉस्ट्स कम हो जाएंगे इसकी वजह से। ठीक, बट डिमेरिट्स क्या है इसमें?
कि हमें अभी ये नहीं पता कि ये तरीका सस्टेनेबल है या फिर नहीं है, क्या ये लॉन्ग टर्म में तरीका कामगर होगा या फिर नहीं होगा। ठीक, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। तो अगर आपने टेक्नोलॉजी का यूज करके कॉस्ट्स को अगर आपने कम कर दिया तो आपके फंड शॉर्टेज की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इनमें से कौन सा बेस्ट एक्शन है वो डिपेंड करता है आपको कौन सा केस स्टडी दिया गया है। ठीक है, दिस इज हाउ अ ब्यूरोक्रेट कैन डील विथ फंड शॉर्टेज सिचुएशन। आइए नेक्स्ट आइए, टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ कॉमन पीपल। देखिए, एटीट्यूड जब आपको चेंज करना हो लोगों का, ये सबसे मुश्किल काम है। हमारे जो मैक्सिमम सोशल इविल्स हैं, समाज में जो कुरीतियां और बुराइयां हैं, वो इसीलिए है क्योंकि लोगों का रवैया नहीं चेंज हो पा रहा। जैसे कि बाल विवाह, आज भी अक्षय तृतीया के दिन कई जगह बाल विवाह होते हैं और मासिव स्केल पे होते हैं। जैसे कि आपका फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चियों को मार देना, जैसे कि आपका प्री डिलीवरी सेक्स डिटेक्शन, जो लोग बच्चा पैदा होने से पहले बच्चे की सेक्स डिटेक्शन करवाते हैं कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रहा है, दैट इज ऑल्सो क्राइम। ये सब क्यों हो रहा है? और जबकि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पढ़े लिखे समाज में कम होना चाहिए और गांव देहात में ज्यादा होना चाहिए, बट इसका उल्टा है। पढ़े लिखे समाज में ज्यादा क्राइम हो रहा है औरतों के अगेंस्ट और गांव देहात में कम है। इसका मतलब कि लोगों का एटीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, डिस्पाइट गेटिंग एजुकेशन, डिस्पाइट गेटिंग अ जॉब एंड अ डिसेंट लाइफस्टाइल। लोगों का रवैया अभी भी बदल नहीं रहा। तो मान लीजिए अगर आपको लोगों का रवैया अगर बदलना है, then what are the possible steps that you can take? How will you change the attitude of the people? एक है आपका अवेयरनेस बाय कैंपेन्स, जन सुनवाई एक्सेट्रा। आपको पता होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार या जन सुनवाई के कॉन्सेप्ट को फिर से इम्प्लीमेंट किया। इसमें क्या करते हैं लोग? इसमें जो लीडर है या जो पॉलिटिशियन है या जो भी आपका IAS IPS ऑफिसर है, दे विल गो टू विलेजेस, वो जाएंगे उस गांव में और जाकर के वहां पे लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अपने साथ अपने ऑफिस का और स्टाफ को लेकर जाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनकर उनको बताएंगे कि उनके रवैये में क्या बदलाव लाने से इस समस्या का हल निकल सकता है। सो दैट इज एन अवेयरनेस बाय कैंपेन्स और जन सुनवाई एक्सेट्रा। इस अवेयरनेस कैंपेन में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं NGOs को, सिविल सोसाइटी बॉडीज को और सोशल वर्कर्स को। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको चाइल्ड हेल्थ पे या चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के ऊपर कैंपेनिंग करना है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ NGOs वर्किंग इन दैट डिस्ट्रिक्ट, जैसे फीड इंडिया है ना। आप सोशल वर्कर जैसे कि आशा वगैरह का हेल्प ले सकते हैं, वो जाके घर घर बच्चों से बात कर सकती हैं। आपका जो मैसेज है वो हर घर तक पहुंचे, हर बच्चे तक पहुंचे, इसके लिए आशा कैन बी ए गुड कम्युनिकेटर। सोशल वर्कर्स होते हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं, इनकी मदद से अपनी बात आप पहुंचा सकते हैं घर घर तक। ठीक, और क्या कर सकते हैं आप? लोकल फोल्कलोर, किसी भी गांव देहात में या किसी भी जगह पे वहां के इतिहास में कुछ ना कुछ कहानियां होती है। कोई ना कोई वहां पे हीरो या हीरोइन होगा जिसको सभी लोग पूछते होंगे। कोई कुल देवता या देवी हो सकते हैं, है ना। तो ये सब जो कहानियां हैं, जो लोक कथाएं हैं वहां की, आप इनको जरा एक बार समझिए, क्योंकि वहां के लोग इससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए होंगे। अब आप एक बार इस लोक कथा को समझ गए तो इसको ऐसे इंटरप्रेट करिए कि आप इस लोक कथा के आधार पे ही अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकें। जैसे किसी लोक कथा में कोई ऐसा अगर इवेंट हुआ हो, किसी लोक कथा में कोई ऐसा अगर इवेंट हुआ हो जिसके थ्रू आप उस सोशल इविल को टैकल कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि समाज में ना हो। जैसे मान लीजिए कि आप श्री राम और सबरी की कहानी सुना करके
कास्टिज्म को टैकल करना चाहते हैं, इट कैन बी अ वेरी गुड स्टेप। ठीक, ऐसे ही वहां की जो लोकल लोक कथा हो उसको समझिए और उसको ऐसे इंटरप्रेट कीजिए कि आपको जिस सोशल इविल को खत्म करना है उसके तरफ मैसेज देने में आपको आसानी हो। और ये मैसेज अगर देना हो तो आप उस पे नुक्कड़ नाटक करवा सकते हैं, कठपुतली वगैरह दिखा सकते हैं लोगों को। नुक्कड़ नाटक, कठपुतली वगैरह दिखाने से लोगों को और जल्दी चीजें समझ में आती हैं। नुक्कड़ नाटक के थ्रू मैसेज और जल्दी फैलता है। नुक्कड़ नाटक इज अ वेरी इफिशिएंट टूल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वेस्ट बंगाल में अंग्रेजों के टाइम पे जतरा नाम का एक थिएटर हुआ करता था, आज भी है, आज भी है। जतरा नाम का लोकल थिएटर है बंगाल का। अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि जतरा थिएटर का इस्तेमाल कर रहे थे उस टाइम के गरम दल के लोग, जैसे श्री अरबिंदो, बिपिन घोष इत्यादि, जनता में आजादी के लिए जागरूकता फैलाने को। नुक्कड़ नाटक इज अ वेरी इफिशिएंट वे। या गांव में जो मेले वगैरह होते हैं, फेयर्स जो होते हैं, दीज आर वेरी वेरी इफिशिएंट वेज ऑफ स्प्रेडिंग सोशल हार्मनी, ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस। ठीक, आप इंटर कम्युनिटी डायलॉग्स भी करा सकते हैं, ये भी एक अच्छा स्टेप है। मान लीजिए किसी जगह पे कम्युनल राइट्स हुए हैं, तो दो कम्युनिटी के बीच में ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो गया है। आप इन दोनों कम्युनिटी के एल्डर्स को बुला करके डायलॉग करवा सकते हैं अपने सुपरविजन में। आप इन दोनों कम्युनिटी के लोगों को बुला करके कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, साथ में खाना खिला सकते हैं, ताकि सोशल हार्मनी बन सके। ठीक, लोकल एम्बेसडर्स, एल्डर्स, मदर्स एटसेट्रा। गांव में जितने लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है मदर्स, क्योंकि जो लेडी होती है गांव की, उसके अंदर दो तीन बातें होती है। पहला तो ये कि वो शायद कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे भी इसी गांव में रह के वही काम करे जो कि उसका हस्बैंड करता है। वो चाहेगी उसके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। ठीक, दूसरा जो मदर होती है उस तक बात पहुंचाना और भी आसान होता है, because she is herself probably a victim of almost every social evil। जितने भी सोशल लेवल्स है उसको अगर आप देखिए तो women are target of most of the social evils। भले ही वो गर्ल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड हो, गर्ल चाइल्ड का सेक्स डिटेक्शन हो, डाउरी हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, कास्टिज्म हो, हर चीज में लेडीज पीछे है। तो they have themselves suffered, so they can relate more with your emancipatory ideas। आपके ख्याल में जो प्रोग्रेसिव थॉट है उसके साथ रिलेट करने में उनको आसानी होगी, तो आप उनको अपील कर सकते हैं। तो मदर्स या जो लेडीज हैं गांव में, उनको अपील कर सकते हैं। एंड इन एनी केस द लेडीज हैव गॉट 33% रिजर्वेशन इन विलेज पंचायत्स। कुछ स्टेट्स में तो 50% है, सो दे हैव गॉट रिप्रेजेंटेशन आल्सो, दे हैव गॉट नंबर्स आल्सो। ओके, राइट। लोकल एम्बेसडर का मतलब ये होता है कि उस गांव में, उस एरिया में आप किसी बूढ़े या सफिशिएंटली रिस्पेक्टेड पर्सन को एम्बेसडर बना दें, आप उसको दूत बना दें अपने अच्छे कार्यों का। इससे क्या है कि वहां के लोगों को आपके एब्सेंस में भी आपका एक फिगर दिखेगा इस लोकल एम्बेसडर में कि हाँ, ये उनका मैसेज लेकर आए होंगे, ये उनकी बात कहते हैं। राइट, नेक्स्ट इज योर फोकस ऑन चिल्ड्रन सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। फोकस ऑन चिल्ड्रन क्यों जरूरी है? दो कारणों से। आप जो भी चेंज करना चाहते हैं, आप सर्टेनली कंजर्वेटिव आइडिया से थोड़ा प्रोग्रेसिव आइडियाज की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन अभी बिल्कुल छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, इनका दिमाग कंजर्वेटिव नहीं हुआ होता है, इनका दिमाग अभी मैच्योर होने के प्रोसेस में है, अभी परिपक्व हो रहा है। ओके, तो इन बच्चों को इसके पहले कि कंजर्वेटिव बन जाए, इसके पहले कि रूढ़िवादी बन जाए, जरूरी है कि आप एजुकेशन के थ्रू इन बच्चों को पहले ही बता दें कि प्रोग्रेसिव बनना है, प्रोग्रेसिव क्यों बनना है, कैसे बनना है। तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, बच्चे जल्दी सीखते हैं। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी टॉयलेट, उसमें बच्चों ने कितनी बार चिढ़ाया उन बड़ों को जो कि खुले में जाके शौच करते हैं। तो बच्चों
को समझ में आ चुका था खुले में शौच नहीं करना है, और उसके बाद इन बच्चों ने बड़ों को चिढ़ाकर उन्हें शर्मिंदा करके उनकी भी हैबिट को चेंज करा दिया। सो चिल्ड्रेन आर दी फर्स्ट चेंज ग्रुप। चिल्ड्रेन आर दी फर्स्ट चेंज ग्रुप, मतलब बच्चे जो हैं दे आर द वंस हु कैन इनिशिएट चेंज इन सोसाइटी। ठीक। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है व्हाट इज सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। सुपर ऑर्डिनेट गोल का मतलब होता है कोई इस तरह का गोल जिसके लिए कि टीम एफर्ट रिक्वायर्ड है। मैंने आप लोगों को समर कैंप एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, और से आप लोग रिलेट कर सकते हैं दैट व्हाट इज सुपर ऑर्डिनेट गोल। ठीक है, तो सुपर ऑर्डिनेट गोल जो होता है इट इज सच अ गोल जिसके लिए टीम एफर्ट रिक्वायर्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके जिले में किसी एक गांव में कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, आप उस गांव में जाइए, अपने साथ 8-10 फुटबॉल लेकर जाइए। ठीक है, अलग अलग जाति के बच्चों को बुलाइए, मिक्स करके एक टीम बना दीजिए और बोलिए फुटबॉल खेलो मेरे साथ। एक डीएम या एसपी अगर फुटबॉल खेलने आएगा तो जो पुरानी सोच के भी माँ बाप होंगे वो भी अपने बच्चे को खेलने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उसका बच्चा ही बड़ा होके डीएम या एसपी बने। तो आपके सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से अलग अलग जाति के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, एक साथ खेल सकते हैं, और जब खेलेंगे तो एक दूसरे में यूनिटी की फैक्टर ज्यादा आएगी, क्योंकि बच्चे हैं उनका दिमाग अभी रूढ़िवादी तो हुआ नहीं है, उनमें यूनिटी का कॉन्सेप्ट ज्यादा आएगा। उनमें एक फीलिंग आएगी कि हाँ हमें एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए टीम एफर्ट करके खेल को जीतना है। दैट विल बी अ वेरी गुड वे टू टीच देम वैल्यूज ऑफ टीम कोऑपरेशन, टीम वर्क, गेम्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप, और आप उनको कंजर्वेटिव थॉट्स जैसे कि रिलीजियस एक्रीमोनी हो गया, कास्टिज्म हो गया, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इन सबसे बाहर निकाल सकते हैं। लास्ट इज इनफोर्स लॉ विद कंपैशनेट अप्रोच। देखिए, इनफोर्स लॉ विद कंपैशनेट अप्रोच ये क्या चीज होती है? मान लीजिए कि आपके जिले में चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट सरकार ने नियम बना रखा है कि चाइल्ड मैरिज इलीगल है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा या करवाएगा वो लोग सीधा जेल जाएंगे। मान लीजिए आपको किसी दिन खबर मिलती है कहीं बाल विवाह हो रहा है, तो आप वहां स्पॉट पे पहुंच के लोगों के ऊपर कोएर्सिव तरीके से एक्ट करेंगे क्या? हो सकता है कि आपको मन करे लाठी चलवा दो इन सबके ऊपर, इन लोगों का नियम कानून पता नहीं क्या, या आप सभी लोगों को सीधा जेल में ही भर्ती कर दें। तो इस तरह का हाई हैंडेडनेस, इस तरह का आयरन फिस्ट अप्रोच नहीं चलेगा। आपको इस तरह से जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आपका जो लॉ है, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये इन्फोर्स तो होगा ही होगा। आप लॉ इन्फोर्स करने से मना नहीं कर सकते, लेकिन जहां कहीं भी आपको मौका मिले लोगों को लॉ का डर दिखाकर थोड़ा सहानुभूति भी दिखाइए। लॉ का डर दिखाकर थोड़ी सहानुभूति भी दिखाइए। जैसे मान लीजिए कि कहीं ग्रुप में बाल विवाह हो रहा है, आप जब वहां पहुंचेंगे तो आप ये मत करिए कि सीधा सबको अंदर कर दो। जो प्रीस्ट बैठा हो, जो माँ बाप बैठे हो, जो उसमें ज्यादा इंक्लाइंड हो चाइल्ड मैरिज के लिए, उन सबको अरेस्ट कर लीजिए और बाकियों को समझा दीजिए कि दोबारा अगर ऐसा हो तुम सब भी अंदर जाओगे। ठीक है, तो जहां आपको मौका मिले वहां लॉ का डर जरूर दिखाइए, लेकिन साथ में थोड़ी सहानुभूति भी दिखाइए। क्योंकि अगर आप एकदम कोर्सिवली एक्ट करेंगे, अगर आप जबरदस्ती एक्ट करेंगे, तो लोग आपके खिलाफ रिवोल्ट भी कर सकते हैं। और एक बार अगर लोगों का भरोसा आपसे उठ गया तो फिर आप किसके लिए विकास करेंगे, आप किसके लिए काम करेंगे? यू विल हैव टू ड्रॉ अ फाइन लाइन। ठीक है, ये सब टिपिकल सिचुएशन है, बहुत कॉमन सिचुएशन, बट एग्जैक्टली कौन सा केस स्टडी है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। ठीक, आइए, यू आर इन अ प्राइवेट सेक्टर एंड सी सम रॉन्ग डूइंग। ये हम लोगों ने एक बार पहले भी करा है। मैंने कहा था कि मान लीजिए कि आप एक बिल्कुल फ्रेश मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं और आप किसी न्यूक्लियर पावर कंपनी को ज्वाइन करते हैं। आपके काम से लोग बहुत इंप्रेस्ड हैं, आपको प्रमोशन दे दिया जाता है। प्रमोशन की पार्टी में कुछ पुराना स्टाफ भी आता है। तो पुराना स्टाफ आता है, वो एक खबर देता है कि आज से करीब 20 साल पहले
एक न्यूक्लियर हादसा होते होते रह गया था, लेकिन इसकी जानकारी कंपनी ने सरकार को नहीं दी है। अब आपके ऊपर है कि आप इस जानकारी को सरकार को दें या ना दें। आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप अपने बॉस वगैरह से बात करते हैं, लेकिन आपका बॉस कहता है कि इस मैटर को जाने दो, बहुत पुराना मैटर है। अब आप क्या करेंगे? हो तो आपके सामने गलत रहा है कि एक ऐसा मैटर जो कि सरकार को रिपोर्ट कर देना चाहिए था, आपकी कंपनी ने रिपोर्ट नहीं किया। अब अगर कहीं आगे चल के हादसा हो गया तो आपको ग्लानि होगी कि नहीं होगी कि आपके पास मौका था सरकार को बताने का, लेकिन आपने नहीं बताया। इफ यू आर इन अ प्राइवेट सेक्टर एंड इफ यू सी सम रॉन्ग डूइंग, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहला ऑप्शन है कि इग्नोर एज प्रॉफिट इज की ऑब्जेक्टिव। आप उस मैटर को ही इग्नोर कर दीजिए। इसमें मेरिट क्या है? कंपनी की रेपुटेशन बनी रहेगी, कंपनी के प्रॉफिट पे कोई घाटा नहीं होगा, शेयर होल्डर्स का फेथ बना रहेगा क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, आपकी लॉयल्टी कंपनी के तरफ कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। डीमेरिट क्या है? आगे चल के अगर डिस्कवर हुआ तो शेयर होल्डर्स का फेथ खत्म हो जाएगा, मार्केट का फेथ खत्म हो जाएगा, आपके सारे शेयर टैंक कर जाएंगे और आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि आपने जानबूझकर deliberately hid an information, तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी लग सकता है, इंक्लूडिंग ऑल द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जिन सभी लोगों ने इस मामले को दबाने की कोशिश करी, उन सभी लोगों पे केस लग सकता है। दूसरा, रिजाइन और सीक ट्रांसफर। मेरिट क्या है इसमें? आप बच जाएंगे। अगर आपने रिजाइन किया है, ट्रांसफर कहीं चले गए, तो आप बच जाएंगे, आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। बट इसमें डिमेरिट क्या है? एस्केपिस्ट, आप भाग रहे हैं प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपके बाद जो आएगा आपने उसके लिए सेम एथिकल डिलेमा छोड़ दिया। ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका? टॉक टू कोवर्कर्स एंड बिल्ड कंसेंसस। ये एक अच्छा स्टेप है। अगर आप कोई भी रॉन्ग डूइंग देखते हैं अपनी कंपनी में, तो पहले तो आप वहां के जो बाकी वर्कर्स हैं आपके, उनसे पहले बात करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। हो सकता है आपको समझने में कुछ गलती हो रही हो। तो मेरिट क्या है? इट विल लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, इट विल हेल्प क्रिएट कंसेंसस एंड अवेयरनेस इन द वर्कर्स ऑफ द कंपनी। ठीक। डिमेरिट क्या है? इट इज डिलेइंग द होल प्रोसेस। अगर आप श्योर हैं कुछ गलत हो रहा है, then why are you building consensus in the workforce? Why are you not taking some immediate action? तो डिमेरिट है कि इसमें डिले होगा। अप्रोच सीनियर्स वर्बली। हाँ, इसमें मेरिट ये है कि यू कैन गेट अ डायरेक्ट आंसर फ्रॉम देम, क्योंकि इंसान कोई गलत चीज बोल सकता है, लिख के नहीं दे सकता। तो वर्बली जब आप जाएंगे, इट विल हेल्प यू असर्टेन द ट्रुथ, इट विल शो दैट यू आर अ प्रूडेंट पर्सन। आपने सीधा कंप्लेन नहीं रेज कर दिया, आपने सीधा विसल नहीं ब्लो कर दिया। इट शोज दैट यू आर अ प्रूडेंट पर्सन। पहले आपने बात करना उचित समझा। ठीक। पर डिमेरिट क्या है? इट इज नॉट ऑफ एनी एविडेंशियरी वैल्यू। मान लीजिए किसी सीनियर ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, जो तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो, कंपनी ने गलत किया, तो आप इस चीज को कहीं सबूत की तरह पेश कर सकते हैं क्या कि उसने मुझसे ऐसा कहा था? कहीं नहीं कर सकते। ठीक। तो बेसिकली इसमें मेरिट ये, इट विल हेल्प यू डायग्नोज द सिचुएशन, बट डिमेरिट ये है कि इसका कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। इट इज ओनली फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, इट इज ओनली फॉर योर ओन कंजम्पशन। ठीक। और डिमेरिट एक और ये है इसमें कि जो सीनियर्स हैं वो हो सकता है आज कुछ बोले, कल लो कुछ और बोल रहे, सो इट इज नॉट डिपेंडेबल ऑल्सो। फिफ्थ क्या है? अप्रोच बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इन रिटर्न। अगर आप रिटर्न में अप्रोच करते हैं तो इसका मेरिट ये है कि दे विल बी फोर्स्ड टू गिव यू एन आंसर इन राइटिंग। तो उसका एविडेंशियरी वैल्यू है। ठीक। उसका एविडेंशियरी वैल्यू है। और क्या मेरिट है इसमें? इट विल ब्रिंग थिंग्स इनटू लाइमलाइट। रिटर्न रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी हिडन। अगर लिखित में अगर आ गया है आपके पास, तो इट विल ब्रिंग थिंग्स इनटू लाइमलाइट, फिर और लोगों को पता चलेगा। ठीक है। इट इज अ कॉमन ऑफिस प्रोसीडियर, सो यू आर नॉट ब्रेकिंग एनी रूल्स। आपने एक ऑफिस प्रोसीजर को ही फॉलो किया है। बट देन व्हाट आर द डिमेरिट्स हियर? योर लॉयल्टी टू कंपनी विल बी क्वेश्चन। व्हाट इफ इन राइटिंग आल्सो सीनियर्स डिनाई एनी रॉन्ग डूइंग? और सर्टेनली राइटिंग में कोई रॉन्ग डूइंग तो मानेगा नहीं,
तो लिख के तो बोलेगा नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, दे विल डिनाई रॉन्ग डूइंग इन राइटिंग। तो आपके पास कोई एविडेंस तो आया नहीं एज सच। व्हाट इज सिक्स्थ ऑप्शन? ब्लो विसल मीडिया लीक। मीडिया को लीक करने के मेरिट डिमेरिट ऊपर देख चुके हैं हम लोग, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ब्लो विसल, इसमें मेरिट क्या है? यू आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ द लैंड, you are listening to your conscience, you are taking an independent decision, and you are bringing the things into limelight so that other people can also know. This will cause social pressure on the company to rectify its wrongdoings. But इसमें demerit क्या है? You may be sacked from your job, you may be thrown out from the company. ठीक, इसमें एक और demerit है, what if you do not have enough evidences? तो आपके ऊपर डिफेमेशन केस फाइल कर देगी कंपनी कि आपने जानबूझ के कंपनी को बदनाम करने की कोशिश करी। ठीक, तो आपका अपना कैरियर, आपकी अपनी पर्सनल वेलबींग भी खतरे में आ सकती है। नेक्स्ट इज एजिटेट फॉर बेटर, फाइंड बेटर सॉल्यूशंस एंड एजुकेट पीपल। एजिटेट एंड एजुकेट, इसका बेसिकली मतलब यह है कि आप जो गलत काम देख रहे होते हुए कंपनी में, आप उसके अगेंस्ट धरना प्रदर्शन करिए कंपनी में। जैसे स्ट्राइक करवा दिया, काम नहीं कर रहे बहुत दिनों तक, मैनेजमेंट हमसे बात कर रहा है ऐसा गलत नहीं हो रहा है, और फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट को या कंपनी के बाकी लोगों को एजुकेट करिए, उनको बताइए कि ऐसा करना गलत क्यों है और इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो इसमें मेरिट क्या है? पीसफुल प्रोटेस्ट इज योर फंडामेंटल राइट, नो वन कैन कर्ब इट अवे फ्रॉम यू। ठीक, और इसमें मेरिट क्या है? यू विल ब्रिंग अवेयरनेस टू ऑल द वर्कर्स इन योर कंपनी। ठीक, और इसमें क्या मेरिट है? इसमें एक मेरिट ये भी है दैट इट इज अ वेरी डेमोक्रेटिक अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इट विल क्रिएट सोशल प्रेशर ऑन द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट टू टेक थिंग्स सीरियसली। बट इसमें डिमेरिट क्या है? इसमें डिमेरिट ये है कि इट विल वेस्ट द प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ कंपनी या योर ऑर्गेनाइजेशन। आप काम करने को या धरना दे रहे हैं तो आप बेसिकली सैलरी किस बात की ले रहे हैं? सो इट इज वेस्टिंग द टाइम ऑफ योर कंपनी। दूसरा, इट इज अ लेंथी प्रोसेस, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। ठीक है, तो ये सारे इसमें डिमेरिट्स हैं। एजुकेट करना लोगों को, धरना प्रदर्शन देना, ये सब लेंथी प्रोसेस होते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें एक और डिमेरिट है, आपका अपना कैरियर भी सैक्रिफाइस हो सकता है। अगर आप एजिटेट कर रहे हैं तो आपका अपना कैरियर भी सैक्रिफाइस हो सकता है। हो सकता है कंपनी उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दे कि काम करने से ज्यादा तो पॉलिटिक्स करता है कंपनी में। ठीक है, राइट। सो अमॉन्ग्स दीज व्हिच इज द बेस्ट ऑप्शन? बेस्ट ऑप्शन है, सबसे पहले आप वर्बली जाइए, इमीडिएटली सेम चीज आप राइटिंग में मांग लीजिए, उसके बाद टॉक टू वर्कर्स एंड देन बिल्ड कंसेंसस। देखिए, सबसे पहले तो आप वर्बली जाइए, बात करके आइए, इमीडिएटली इस चीज को आप राइटिंग में मांग लीजिए। इमीडिएटली मीन्स अगले ही दिन। ठीक, उसके बाद राइटिंग में जो चीज आती है, देन यू स्टार्ट टू टॉक टू कोवर्कर्स एंड बिल्ड अ कंसेंसस। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट टू एजिटेट, और अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा देन सिंपली ब्लो द व्हिसल। सो दिस विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन 4, 3, 4, 5, 3, 7, 6। अगर आप सीधा ब्लो व्हिसल करेंगे, इट शोज कि योरसेल्फ आर इम्पेशेंट पर्सन। हो सकता है आप पे एलिगेशन लग जाए कि आप खुद के फेम के लिए, खुद नाम कमाने के लिए सीधा आपने व्हिसल को ब्लो कर दिया। ठीक है, और इस क्वेश्चन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज मिस्टर दिनेश ठाकुर, व्हिसल ब्लोअर ऑफ रैम्बैक्सी कंपनी। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी दिया है। इन्होंने कुछ रॉन्ग डूइंग होते हुए देखा अपनी कंपनी में, he blew the whistle। नेक्स्ट आइए, मान लीजिए कि आपको किसी एम्प्लॉय को निकालना है नौकरी से बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक, इस केस को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। What are the options in front of you?
आप सबसे पहले तो इस पूरे प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। इसके मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं। मेरिट क्या है, एम्प्लॉय को ज्यादा टाइम मिल जाएगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है अपने डिसीजन को खुद ही रिकंसिडर भी कर ले। ठीक, आपको ज्यादा वक्त मिल जाएगा सोचने का कि ये खबर कैसे दूं। आप लोग को याद है वाला केस स्टडी मैंने करवाया था आप लोगों को कुछ दिन पहले। मैंने कहा था कि मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और इकोनॉमी डिप्रेशन में है, और इकोनॉमी के डिप्रेशन में जाने की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए। और कंपनी ने आपसे बोला है कि इन 10 लोगों को नौकरी से निकाल दो। इनमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब सेवानिवृत्ति के कगार पे खड़े हैं और इन्हें पैसों की जरूरत है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपनी कंपनी की सेवा करने में, और अब जब रिटायर ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, आप इनको नौकरी से निकाल रहे हैं, तो आप ये सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे? एक तो तरीका है कि आप अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से बोले कि भाई अपना डिसीजन को आप लोग रिकंसिडर कर लो। एक तरीका ये है कि आप बोले कि ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा कर देता हूं मैं, डू एज टोल्ड। अगर आप बोलते हैं रिकंसिडर करो, इसकी वजह से आपको ज्यादा वक्त मिल जाएगा, उन वर्कर्स को ज्यादा वक्त मिल जाएगा। कंपनी को लगेगा कि हाँ, आप मतलब जो एचआर मैनेजर है, आप सीधे सीधे वही काम नहीं करते जो आपसे बोला जाए। यू ऑल्सो अप्लाई योर माइंड, यू आर ऑल्सो फ्रीली एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, इट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। बट डिमेरिट क्या है? इफ यू आस्क फॉर रिकंसिडरेशन, देन यू आर इन अ वे क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ द बोर्ड। बोर्ड में थिंक दैट यू आर नॉट एन ओबीडियंट एम्प्लॉय। बोर्ड में थिंक दैट यू आर मोर ऑफ एन इमोशनल पर्सन देन अ रैशनल पर्सन। ठीक। दूसरा, रिकंसिडरेशन की वजह से सिर्फ डिले ही तो होगा, आज नहीं तो 1 महीने बाद फायर कर देंगे। That does not still solve the problem. If you do as you are told, then what are the merits of this? The merit is that you will be seen as a serious employee, an obedient employee, an employee who takes orders seriously. But इसमें demerit क्या है? आपका अपना guilty conscience होगा, आपका lack of emotional intelligence दिखता है कि आप employees को, human beings को, you are not treating them as ends in themselves, you are treating them as means to achieve the higher end of monetary profit. Similarly, अगर आप डिले कर देंगे तो इससे कुछ मेरिट्स होंगे। डिमेरिट्स अगेन वही है, does not solve the problem. It shows that you are being disobedient towards higher management. Ask the management for severance package. देखिए, आप मैनेजमेंट से कभी भी कह सकते हैं कि सिवरेंस पैकेज दे दो। इससे मेरिट क्या है कि लोगों को कुछ मॉनेटरी सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक, लोगों का फेयरवेल अच्छे से हो जाएगा। इट शोज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड विजडम टू हैंडल अ सिचुएशन। बट इसमें डिमेरिट क्या है? कंपनी ऑलरेडी लॉस में और आप और खर्चा करवा रहे हैं कंपनी का। ठीक, सिवरेंस पैकेज कहीं देना लीगली मैंडेटेड नहीं है, ये कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। ठीक है। लास्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है? आस्क एश्योर रीहायरिंग एज सून एज पॉसिबल। यू एश्योर देम दैट वी विल रीहायर यू एज सून एज पॉसिबल। देखिए, इसके मेरिट क्या है? इसका मेरिट यह है कि लोगों को भरोसा रहेगा कि कंपनी मुझे वापस रीहायर कर लेगी। ठीक, लोगों को भरोसा रहे कंपनी आपको वापस रीहायर कर लेगी। ठीक है। दूसरा, इट शोज बॉन्ड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज स्टिल इंटैक्ट ड्यूरिंग टफ टाइम्स ऑफ डिप्रेशन। ठीक। दूसरा, इसके बाद इसमें डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है कि व्हाट इफ कंपनी इज नॉट एबल टू रीहायर आफ्टर सम टाइम, तो इन वर्कर्स के साथ तो धोखा हो गया। डिप्रेशन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने में 1-2 महीने का वक्त तो लगेगा नहीं, वो तो सालों साल का वक्त लग सकता है उसमें। ठीक, तो इट कैन बी
treated as an empty promise. Ask them to work sometime without salary. Ask them to work for some time without salary. इसमें मेरिट क्या है? इसमें मेरिट ये है कि बॉन्ड विल बी इंटैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए क्राइम वगैरह सोसाइटी में कम रहेगा. इट इज अ वेरी गुड प्रेसिडेंट फॉर अदर्स टू फॉलो. ठीक, जापानीज मैनेजमेंट प्लान का आप एग्जांपल दे सकते हैं, उन लोगों ने कैसे करा था. बट डिमेरिट क्या है इसमें? वर्किंग विदाउट सैलरी इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. Many people may not be ready. They will say, I want wealth with work. I do not want wealth without work. गांधी जी 7 sins. लोग मना कर सकते हैं ऐसा. Then give some personal support and money. Give some personal support and money. इसमें merit क्या है? It shows that you are emotionally intelligent. It shows that you have a soft heart for your employees. It shows that you can go an extra mile to ensure justice to people. ठीक, बट इसमें डिमेरिट क्या है? It is not sustainable. आप एक जने को हेल्प कर सकते हो, 2 को हेल्प कर सकते हो, 10 को कैसे हेल्प करोगे? It is not sustainable. ठीक, अगर आप पर्सनल मनी देते हैं, इसमें मेरिट एक और है कि it creates a good precedent for other people in the company to also donate for the welfare of these people. That is also a very good merit. And last is lend a compassionate ear and show emotional intelligence. So merit क्या है? कि parting moment will not be emotionally turbulent for these people. जो लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, तो छोड़ के जाते वक्त यानी आखिरी क्षण जो है इस कंपनी में, उस क्षण में ये लोग दुखी नहीं फील करेंगे. उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, हमारी बात तो सुनी साहब ने ना, हमारी बात तो सुनी, कंपैशनेट ईयर से सुनी ये बात. तो मेरिट क्या है इसमें? कि आपका रेपुटेशन, आपकी अपनी विजडम, आपका अपना कंपैशन इंटैक्ट रहेगा. ठीक, आपका बिहेवियर एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करता है. इट शोज दैट यू आर एबल टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट एज वेल एज एग्जीक्यूट देम इन अ ह्यूमेन वे. ये सारे मेरिट्स हैं. डिमेरिट क्या है? इट डज नॉट सॉल्व देयर मॉनेटरी प्रॉब्लम. वो तो अभी भी रहेगा. ओके, सो दिस इज द एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर केस. आप इस केस में एग्जैक्टली करेंगे क्या? आप देखिए, सबसे पहले तो आप मैनेजमेंट को बोलेंगे कि रिकंसिडर करके देख लो. अब मैनेजमेंट हो सकता है रिकंसिडर करे तो कुछ अच्छा करे या बुरा करे, बट मोस्टली बुरा ही करेगा, कहेगा 10 लोगों को फिर भी निकालो. उसके बाद आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट को कि आप इनको सेवरेंस पैकेज के बारे में सोचिए. अगर मान जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आप खुशी खुशी लोगों को बुला करके उनको समझा बुझा के घर वापस भेज सकते हो अलॉन्ग विद सेवरेंस पैकेज. मान लीजिए मैनेजमेंट कहता है कि नहीं, सेवरेंस पैकेज क्यों दे, ऑलरेडी कंपनी लॉसेज में जा रही, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, तो फिर आप उनसे ये कहिए कि लेट देम वर्क विदाउट सैलरी फॉर सम टाइम. मैनेजमेंट इस बात पर रेडी हो जाएगा कि ठीक है, बिना सैलरी काम करा लो. जब वो रेडी हो जाएगा, देन यू विल टेल वर्कर्स दैट हम लोग आपको बिना सैलरी के काम कराने के लिए निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के विनती है. आप में से जो लोग अगर इसको मंजूर नहीं करते हैं, वो चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जैसी क्षमता होगी तो जितने लोग छोड़ के गए सब लोगों को वापस रिहायर भी कर लेंगे. और इसके बाद भी अगर कोई चाहता है कि छोड़ के जाऊं या रिटायर हो जाऊं, तो आप उससे प्यार से बात करें. लेंड हिम और हर अ कंपैशनेट ईयर. और अगर उसके पास मॉनेटरी प्रॉब्लम रह जाती है तो 1-2 लोगों को आप पर्सनल सपोर्ट भी दे सकते हैं. सो दिस विल बी योर अप्रोच, दिस विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन. ऐसा करके आपने बहुत सारे वैल्यूज शो किए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का, प्रोफेशनल बिहेवियर का, कंपैशन का, इमोशनल कॉम्पिटेंस का, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का, विजडम का. आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट करेंगे आप इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आइए एक लास्ट सिचुएशन और मैं डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज योर प्रोटेस्ट्स. ये मैंने ऊपर अभी लिखा नहीं है, आई थॉट कि इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म कर देंगे हम लोग. मान लीजिए कि आपके सामने प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, एंड यू आर एसपी या डीएम,
आपको इन प्रोटेस्ट को हैंडल करना है इन विच एवर वे पॉसिबल टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी। प्रोटेस्ट हो रहे हो या फिर राइट्स हो रहे हो, आपको हैंडल करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या है? लाठी चार्ज या फिर बेटन्स, पैलेट गन्स, वाटर कैनन्स, स्मोक ग्रेनेड्स, मतलब बेसिकली क्राउड को तितर बितर करने के तरीके जो होते हैं, क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए होता है। इसमें सबसे पहले तो स्मोक ग्रेनेड्स और वाटर कैनन्स का यूज किया जाता है। इनफैक्ट इसके पहले भी पुलिस पहले बैरिकेडिंग कर देती है। ठीक, वाटर कैनन्स होते हैं, स्मोक ग्रेनेड्स होते हैं, उनसे बात न बने तो ही लाठी चार्ज होता है। पैलेट गन्स का ऑप्शन देखिए अब जा चुका है, ये पुलिस यूज नहीं करेगी। ठीक है, तो मोस्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यू विल टेक सम वायलेंट एक्शन टू डिस्पर्स द मासेस, वायलेंट एक्शन टू डिस्पर्स द मासेस। एक तो आप ये चीज कर सकते हैं, मान लीजिए कि मासेस जो है उनकी कैपेसिटी आपसे भी ज्यादा है, उनके नंबर आपसे भी ज्यादा है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली रिट्रीट बैक। आप ही खुद पीछे हट जाइए ताकि आप अपनी जान बचा सके, अपने सहकर्मियों की जान बचा सके। तीसरा ऑप्शन क्या है, यू कैन कॉल फॉर रीइंफोर्समेंट्स। आप और भी ज्यादा बल बुला लीजिए। आप लाठी चार्ज करें ना करें, अगर बहुत लोगों को लाके सामने खड़ा कर दिया, हो सकता है कि उससे भीड़ डर जाए। ओके, और आप क्या कर सकते हैं इसमें, व्हाट एल्स कैन यू डू? देखिए, आपके सामने जो भीड़ प्रोटेस्ट कर रही है, आप उनसे ये भी कह सकते हैं, आप अपने प्रोटेस्ट को शांत रखिए और आप लोग अपना लोकेशन चेंज कर लीजिए प्रोटेस्ट का। यहाँ प्रोटेस्ट मत करिए, क्योंकि आपके प्रोटेस्ट की वजह से आम आदमी को आने जाने में, फल सब्जी दूध वगैरह प्राप्त करने में दिक्कत होती है। तो यू कैन रिक्वेस्ट देम कि आप अपना लोकेशन चेंज कर लीजिए। आप और क्या कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनसे कहें कि हम लोग इंटरलोक्यूटर्स अपॉइंट कर लेते हैं जो कि बैठ के बातचीत करेंगे, तब तक आप प्रोटेस्ट विड्रॉ कर लीजिए। ठीक, आप और क्या कर सकते हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका जो फूड एंड वाटर सपोर्ट है उसको आप कट ऑफ कर सकते हैं। अगर इतने दिनों से लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं से उनको पानी, खाना, पैसा वगैरह मिल रहा होगा ना। इन सारे सोर्सेज को आप कट ऑफ कर दीजिए। आप पूरे एरिया को बैरिकेड कर दीजिए, कह दीजिए कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक, देखते हैं मेरिट डिमेरिट करके इसका। लाठी चार्ज या वॉलेंट एक्शन टू डिस्पर्स द मासेस, इसमें मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है? सबसे पहला मेरिट तो इसमें यह है कि इट शोज सीरियस एडमिनिस्ट्रेशन, इट शोज अ केपेबल एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच कैन मेंटेन पब्लिक पीस, लॉ एंड ऑर्डर, इट शोज स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट। ठीक, डिमेरिट क्या है, अपने ही लोगों के ऊपर आपने हाथ उठाया। अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपने वायलेंट एक्शन लेकर के उनको वायलेंट बनने का एक रीजन दे दिया। प्लस आप अगर लाठीचार्ज करते हैं तो आपका अपना इमेज खराब कर देगी मीडिया, क्योंकि मीडिया तो यही दिखाएगी कि पुलिस ने पीटा लोगों को, तो उनको एक मौका मिल जाएगा ऐसा करने का। दूसरा, राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है। वायलेंट क्राउड अगर हो रही है, हो सकता है कुछ एंटी सोशल लोगों की वजह से हो रही हो, तो अगर आपने लाठी चार्ज कर दिया, हो सकता है उसमें बहुत सारे इनोसेंट्स को चोट लग जाए, तो दैट इज अगेन अ डिमेरिट। रिट्रीट बैक, ये आप तब करेंगे जब आपके खुद के पास उतना पुलिस बल ना हो कि आप अटैक कर सकें। तो इसमें मेरिट क्या है कि आपने अपनी और अपने सहकर्मियों की जान बचा ली। ठीक, आपने वायलेंट कन्फ्रंटेशन को रोक दिया, आपने वायलेंस ब्रेकआउट होने से रोक दिया। बट डिमेरिट क्या है, आपकी अपनी इमेज, पुलिस की इमेज और सरकार की इमेज खराब हो गई। लोग कहेंगे आप लोग खुद को तो बचा नहीं सकते, तो हमें क्या बचाएंगे। ठीक, ऑल्सो इट शोज एन एस्केपिस्ट एटीट्यूड, इट शोज एन एस्केपिस्ट एटीट्यूड कि आप भगो रहे हैं, आप भाग रहे हैं। ठीक,
This is against the fundamental or foundational values of civil service. It will set a very bad precedent also. Call for reinforcements. इसमें मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि you want to match power with power. You are ensuring enough presence of police personnel so that no property is damaged, no life is lost. Okay. But इसमें डिमेरिट क्या है? इसमें डिमेरिट ये है that डिले होगा पूरे प्रोसेस में, और आप जितना ज्यादा पुलिस फोर्स को बुलाएंगे उतना ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कन्फ्रंटेशन होने के। आमने सामने जब 100 फार्मर्स हो और 100 पुलिस वाले हो तो लड़ाई होने के चांस ज्यादा है एज कम्पेयर टू कि जब 100 फार्मर्स हो और 10 पुलिस वाले हो, क्योंकि फार्मर्स को भी पता है कि अगर पुलिस वालों को पीट दिया 10 पुलिस वालों को तो मीडिया हमें विलन बना देगी। बट इसमें मेरिट क्या है? इट विल शो अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। लोकेशन चेंज की रिक्वेस्ट, इसमें मेरिट क्या है? इसमें मेरिट ये है, इसमें मेरिट ये है कि अगर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहीं पे भी करिए। दूसरा, अगर वो मान जाएंगे आपकी इस बात को, इट विल गिव यू सम मोर टाइम टू एड्रेस द इशू, और लोगों को फल सब्जी दूध वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा, तो कॉमन पब्लिक की लाइफ टर्बुलेंट नहीं रहेगी ऑन डे टू डे बेसिस। तो डिमेरिट क्या है इसमें? हो सकता है वो और भी ज्यादा सेंसिटिव स्पॉट पे पहुंच जाए प्रोटेस्ट करने के लिए, हो सकता है कि वो और भी ज्यादा सेंसिटिव स्पॉट पे पहुंच जाए प्रोटेस्ट करने के लिए, दिस इज अ डिमेरिट। दूसरा ये भी दिखाता है कि स्टेट जो है सो इनकेपेबल है फोर्स यूज करके रोग एलिमेंट्स को कंट्रोल में लाने के। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मान लीजिए जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें जो लोग हैं वो रोग एलिमेंट्स है, एंटी सोशल एलिमेंट है, और वो वायलेंट हो रहे हैं। और अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना लोकेशन आप चेंज कर लो, दिस शोज कि आप उनके साथ बाय फोर्स डील नहीं कर सकते, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दिस शोज अ वीक स्टेट, दिस शोज दैट यू आर वीक। इंटरलोक्यूटर्स, इसमें क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है? मेरिट ये है कि इंटरलोक्यूटर्स जैसे आप अपॉइंट करेंगे तो बातचीत होने की संभावना बढ़ जाएगी, सो टॉक्स कैन बी हेल्ड। इंटरलोक्यूटर्स अपॉइंट होते ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। इंटरलोक्यूटर्स अपॉइंट होते ही हो सकता है प्रोटेस्ट पे विड्रॉ हो जाए, ये बातचीत तो चल रही है ना, तो फिर हड़ताल क्यों करना है? जब बातचीत का नतीजा नहीं निकलेगा फिर हड़ताल किया जाएगा। देयर विल बी अ गुड इंटररेगनम पीरियड, देयर विल बी अ गुड ब्रेक पीरियड। बट डिमेरिट क्या है? इंटरलोक्यूटर्स अपॉइंट होने के बाद भी हड़ताल कंटिन्यू रह सकती है, इंटरलोक्यूटर्स का डिसीजन आने में काफी टाइम लगेगा, तब तक सिचुएशन और ज्यादा खराब भी हो सकती है। ठीक, और इंटरलोक्यूटर अगर आपने अपॉइंट कर दिया, दिस शोज कि डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स आर लेजिटिमेट, दिस शोज दैट डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स आर लेजिटिमेट, मतलब सरकार झुक गई है उनके सामने। दिस शोज कि डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स आर लेजिटिमेट, सरकार को लगता है कि इनकी मांगे वाजिब हैं, मतलब सरकार झुकने को तैयार है। ठीक, लास्ट ऑप्शन फूड वाटर मनी, ये सब कट ऑफ कर दीजिए। इसमें मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है? मेरिट ये है कि उनका प्रोटेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक, और इसमें मेरिट ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसको आप कट ऑफ करके नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस कर दें। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई नेबरिंग कंट्री से फंडिंग आ रही हो और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पैसों के दम पे, आप अगर वो सारा चैनल कट ऑफ कर देते हैं तो यू आर बेसिकली डूइंग अ गुड जॉब फॉर नेशनल सिक्योरिटी। ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा कह रहा कि हर बार होगा, ऐसा हो सकता है। प्लस अगर आप फूड वाटर मनी ये सब कट ऑफ कर देंगे तो प्रोटेस्ट जल्दी खत्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट इसमें डिमेरिट क्या है? इसमें डिमेरिट ये है कि दिस शोज इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप उनका खाना पीना ही बंद कर देंगे। दिस शोज इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। और इसमें एक और डिमेरिट है कि ऐसा करने की वजह से वायलेंस हो सकता है, पीपल मे गेट वायलेंट, कि उनका राइट टू प्रोटेस्ट अधिकार उनसे छीन लिया गया। और
अगर वो वायलेंट हो जाएंगे तो देयर इज अ चांस कि कन्फ्रंटेशन हो जाए आप लोगों से, जो इंटरलोक्यूटर्स जो बात कर रहे हैं वो बात डगमगा जाए, फिर सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाए। और एक और डिमेरिट है कि हो सकता है कि जब आप फूड और वाटर कट कर दें तो लोग कहें कि हम भूख हड़ताल पे ही बैठ जाते हैं, तब आप बताओ क्या करेंगे। तो दीज आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस सिचुएशन। अब देखिए एक्चुअली में आपका रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। एक्चुअली में आपका रेस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप स्पॉट पे पहुंचिए और पहुंचने से पहले रीइंफोर्समेंट्स को ऑर्डर कर दीजिए आने के लिए। बट रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी विजिबल टू द प्रोटेस्टर्स, उनको आप दूर रखिए बट उनको रेडी करके स्टैंड बाई मोड में रखिए। आप सबसे पहले स्पॉट पे पहुंचिए, रिट्रीट करना तो आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको चोट लगती है तो चोट लगे, यू कैन नॉट रिट्रीट बैक, ठीक है। आप सबसे पहले रीइंफोर्समेंट्स को बोलिए कि बी रेडी एंड बी इन स्टैंड बाई, व्हेनेवर आई कमांड यू, यू इमीडिएटली अराइव एट द स्पॉट। सबसे पहला तो ये हो गया। उसके बाद आप उनके पास जा करके सबसे पहले उनसे बोलिए कि आप लोग अपना लोकेशन चेंज कर लो, यहाँ पे प्रोटेस्ट मत करो। और सरकार या मैं इंटरलोक्यूटर्स अपॉइंट कर रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए। आप अपनी तरफ से कुछ एल्डर लोगों को या जिनको आप अपना नेता मानते हैं उनको भेजिए हमसे बातचीत करने को, ठीक। अगर ऐसा नहीं मानते हैं वो लोग, कि अगर मान जाएंगे इंटरलोक्यूटर्स अगर आ जाएंगे तो प्रोटेस्ट वहीं ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आपको रीइंफोर्समेंट की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं लाठीचार्ज करने की, आपको कोई जरूरत नहीं उनका फूड वाटर पैसे काटने की, ठीक। और वो अपना प्रोटेस्ट चेंज कर लेंगे जब तक कि इंटरलोक्यूटर्स बात कर रहे हैं। अगर इंटरलोक्यूटर्स अपॉइंट करने के लिए प्रोटेस्टिंग लोग नहीं मानते और अपना प्रोटेस्ट जारी रखते हैं, तो फिर आप सबसे पहले उनका पैसा, पानी और खाना बंद कर देंगे। बिजली पानी सब बंद, ठीक। बिजली पानी बंद करने के बाद उनकी हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगेगी। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि आप उनको डे टू डे मॉनिटरिंग करते रहिए कि उनकी हिम्मत कितनी टूट गई है अभी, ठीक। और आप उनके ऊपर सोशल प्रेशर बना के रखिए, उनको हर दिन ऑफर दीजिए इंटरलोक्यूटर्स अपॉइंट करने का एवरी डे, और हर दिन कहिए कि लोकेशन चेंज करो। एवरी डे दिस मैसेज मस्ट बी सेंड टू यू, ठीक। इसके बाद हो सकता है कुछ लोग उसमें से भूख हड़ताल पे बैठ जाएं, बैठने दीजिए। जो लोग नहीं बैठते हैं उनको वहां से अलग करिए, और अगर वो अलग नहीं होते हैं देन यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू यूज फोर्स। पहले वाटर कैनन्स, फिर स्मोक ग्रेनेड, पूरे एरिया को बैरिकेड कीजिए, लोगों को हटाइए वहां से। अगर लास्ट ऑप्शन हो तो लाठी चार्ज करिए, लेकिन ये लाठी चार्ज का ऑप्शन तब तक नहीं जब तक कि आपको पॉलिटिकल क्लियरेंस ना मिल जाए, या तब तक नहीं जब तक कि प्रोटेस्टर्स की वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाए। अगर वो साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यू डू नॉट हैव टू कॉल फॉर एनी रीइंफोर्समेंट्स, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। अगर वो गांधी जी की तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी उनके साथ फोर्स यूज नहीं करना। अगर आपने फोर्स यूज किया तो आप अपनी नजरों में भी गिर जाएंगे और सरकार भी आपको नहीं छोड़ेगी। बट अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खतरा है, अगर सिचुएशन खराब हो सकती है, अगर ये मॉब वायलेंट हो सकती है, ये किसी को मार सकती है, या रायट्स हो सकते हैं, इन दैट केस यू विल हैव टू इमीडिएटली आस्क द रीइंफोर्समेंट्स टू अटैक दिस पीपल। इमीडिएटली लाठीचार्ज करना पड़ेगा, हो सकता है फायरिंग भी करनी पड़े, मॉब को कंट्रोल करना पड़ेगा, दैट इज योर ड्यूटी टू डू। लेकिन अगर ये भीड़ वायलेंट बिल्कुल भी नहीं होती, अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है उन लोगों को हर्ट करने का। दे हैव देयर फंडामेंटल राइट टू डू पीसफुल प्रोटेस्ट। जब तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, जब तक किसी के जान को खतरा नहीं हो, यू आर नॉट एट ऑल अलाउड टू यूज एनी काइंड ऑफ फोर्स ऑन दीज पीपल, ठीक है, राइट। तो ये कुछ टिपिकल सिचुएशंस थे जिसपे बेस केस स्टडी आपके सामने आ सकता है। आई थॉट दैट हम लोग एक बार आपके सामने क्या क्या विकल्प मौजूद होंगे और आप क्या क्या कर सकते हैं उसको विस्तार से चर्चा कर ले, तो वो हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद मैं आपका थोड़ा सा वक्त और लेना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है आपका टाइप 6 जो होता है केस स्टडीज का।
टाइप 6 ऑफ केस स्टडीज। देखिए टाइप 6 क्या है कि आपके सामने कोई समस्या रख दी जाएगी और कहा जाएगा इसका निवारण करो। जैसे ये कह दिया जाएगा कि आप जिस जिला के जिलाधिकारी हैं और प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, कई बार कैंपेनिंग की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन लोगों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो आपको ये काम दिया जाता है कि आप इस समस्या का निवारण कीजिए। या आपके जिले में ओपन डेफिकेशन अभी भी बहुत ज्यादा चलता है, या चाइल्ड इन्फेंटिसाइड है, तो यूपीएससी क्या करेगा, आपके सामने एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख देगा और इसमें कुछ होगा नहीं, इससे आपको सिर्फ समस्या का नाम जानना है कि क्या समस्या के बारे में डिस्कस करना चाहता है यूपीएससी आपसे। उसके बाद इस क्वेश्चन के 2-3 पार्ट होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों समाज का रवैया बदल नहीं रहा है। ठीक है, आप क्या क्या करेंगे, आप क्या करेंगे समाज का रवैया बदलने के लिए या इन हालत को सुधारने के लिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बेसिकली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको समस्या का निवारण करना है। इसमें जब आप आंसर लिखेंगे तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, आप स्टेक होल्डर्स लिखिए, आप वैल्यूज इन्वॉल्व लिखिए। डिलेमा आपके सामने ऐसा कुछ होगा नहीं इसमें, अगर होगा कुछ तो आप उसको एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, आप उस चीज को एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कोई और ऑप्शन तो देखिए है नहीं, आपको प्रॉब्लम सीधा सॉल्व करना है, तो आप सीधा आ जाएंगे अपने कोर्स ऑफ एक्शन पे। ठीक है, और जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसमें आपको 2 स्टेप लिखने पड़ेंगे। पहला होगा आपका डायग्नोसिस अप्रोच और अगला होगा आपका सॉल्यूशन अप्रोच। ऐसा क्यों है? जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर तुरंत दवाई तो लिखता नहीं, वो पहले आपका डायग्नोसिस करेगा, वो पहले आपसे ये बोलेगा कि ये टेस्ट करा कर आइए, टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। उसी तरह से आप भी एक अच्छे डॉक्टर की तरह पहले डायग्नोसिस करेंगे। अब डायग्नोसिस करने के लिए आपको क्या करना है या आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप पर्सनल विजिट कर सकते हैं सिचुएशन को समझने के लिए। आप वहां पे जाकर के बातचीत कर सकते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर से, जनता से। आप इस इशू के बारे में अपने ऑफिस में बात कर सकते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं कि क्या ऐसा इशू पहले कभी था क्या, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इस इशू का। आप इस इशू का जो रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इस इशू का फ्यूचर प्रोजेक्शन समझ सकते हैं कि आगे फ्यूचर में और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस इशू की वजह से। और आप इस इशू में देख सकते हैं कि कौन से लोग रेस्पॉन्सिबल हैं इस इशू के लिए और कौन से लोग ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे अगर आप सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो। मोस्टली जो लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं वही लोग ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट करेंगे। तो दिस इज हाउ यू डायग्नोस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए कि आप जिस जिला के जिलाधिकारी हैं उसमें किसी एक गांव में बहुत ज्यादा ओपन डेफिकेशन होता है। ठीक, आपको ये चीज चेंज करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले पर्सनल विजिट पे जाएंगे उस गांव में, उस गांव के सरपंच को बुलाएंगे, उस गांव के बड़े बूढ़ों को बुलाएंगे, एक जनसभा जैसा बिठाएंगे, सभी लोगों से बात करेंगे। आप उनसे पूछेंगे ऐसा क्यों होता है। आप कुछ लोगों से प्राइवेट में पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, जैसे छोटे बच्चों को अलग से बुलाकर पूछेंगे, कुछ बड़ों को अलग से बुलाकर पूछेंगे। आप अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनके घरों में जाकर पूछेंगे या आप पूछवाएंगे किसी से। आप अपने ऑफिस में आके पता करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आपके ऑफिस के लोग क्या सोचते हैं। आप देखेंगे कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या इस इशू का, पहले कभी कोई महामारी फैली हो ऐसी, या टॉयलेट टाइम पे कभी नहीं बन पाया हो, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या इसका। फिर आप इसका रूट कॉज एनालिसिस करेंगे कि वास्तविक रीजन क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। फिर आप देखेंगे कि अगर इनका रवैया नहीं बदला तो फ्यूचर में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दैट विल गिव यू योर फ्यूचर प्रोजेक्शंस। फिर आप उसके बाद पता करेंगे कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल इस इशू के लिए और कौन से लोग अवरोध उत्पन्न करेंगे अगर आप इस इशू को सॉल्व करने जाएंगे। ठीक,
ये सब कर लेने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाएगी कि भाई ये समस्या एग्जिस्ट क्यों करती है और इस समस्या का निवारण करने के तरीके क्या क्या होने चाहिए। तब आप जाएंगे अपने सॉल्यूशन अप्रोच पे। सॉल्यूशन में भी आप दो तरह के सॉल्यूशन देंगे, एक हो जाएगा शॉर्ट टर्म या फिर इमीडिएट, और एक हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म यानी कि स्ट्रैटेजिक। ठीक ठीक। अब सॉल्यूशन जो देंगे आप वो डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या था, बट आप जो भी सॉल्यूशन देंगे उसमें आप कुछ पॉइंट्स को ऑलवेज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अवेयरनेस, ये आपका लॉन्ग टर्म में हमेशा ही आएगा। एटीट्यूड चेंज, ये भी आपका लॉन्ग टर्म में हमेशा ही आएगा। ठीक। आप कोई टेक्नोलॉजी अगर हो उसका सहारा ले सकते हैं, ये भी आपके लॉन्ग टर्म में अवश्य आएगा। ठीक। आप कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं लोगों का, आप सरप्राइज इंस्पेक्शंस रख सकते हैं, सरप्राइज विजिट रख सकते हैं, आप डिसेंट्रलाइज लीडरशिप करा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि इस गांव में अगर ओपन डेफिकेशन होगा तो ये 5 लोग जिम्मेदार होंगे, मैं इन 5 लोगों से ही पूछा करूंगा कि स्टेटस क्या है, तो आप डिसेंट्रलाइज लीडरशिप करा सकते हैं। ठीक। इस तरह के पॉइंट्स को आप रख सकते हैं अपने आंसर में। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू। सो दिस एंड्स आवर क्लास। This class was about typical situations, typical dilemmas and their solutions. Okay.